हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रमोशन विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम में लेटर ऑफ क्रेडिट करेंगे। ओके, तो इसमें फ्रेंड्स हम देखेंगे कि एलसी क्या होती है, डिफरेंट टाइप की एलसी कौन कौन सी हैं, इनको टर्म्स है ना, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ में यूसी पीडीसी 600 के बारे में भी डिटेल में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स। ओके, और इसमें फ्रेंड देखिए, एलसी जो मैं पढ़ाऊँगा ना, ये मतलब इतना पढ़ाऊँगा कि आपका मतलब बैंक के प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम हो जाए। पर फिर भी यदि मान लीजिए आपको एलसी पर ना जैसे बहुत एक डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत हो, मान लेते हैं कि जैसे कई बार इन बातों से आपको हो सकता है ना पूरी तरह से सेटिस्फाई हो, कुछ बातें ऐसी हों जो कि आपके मन में रह जाएँ। तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल का डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, वहाँ पर एलसी के लगभग 4-5 पार्ट जो है का वीडियो का लिंक दिया होगा। बीएफएम में पढ़ते हैं हम लोग, सीआईबी के बीएफएम में, तो उन लिंक के थ्रू अगर आप पढ़ोगे तो मतलब अगर मान लीजिए जैसे रिसर्च करनी है ना, जैसे बोलते हैं कि सर इतने में अच्छा नहीं लगा, पूरा डिटेल में जाननी है, बहुत डेप्थ में जानना है, तो अगर आपको डेप्थ देखनी है तो उन वीडियो के थ्रू जा सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ना छोड़ी हो, मतलब आपको ना कवर करके दिया हो, सारी चीज़ें कवर की हैं, काम भी हो जाएगा। लेकिन एक जो एक्चुअल जो डीप एनालिसिस होती है वो उन्हीं वीडियोज़ में मिलेंगी। यहाँ पर जो है हम कवर सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन उतनी गहराई में जा करके नहीं करेंगे, क्योंकि उतनी गहराई में यहाँ पर उतरने की ज़रूरत आपके प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट में जनरली लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इससे क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप ये जो डीप वाले वीडियो हैं इसमें पहला पार्ट देखो तो पूरा एलसी ही डिटेल में समझाई गई कि एलसी होती क्या है, कैसे बनती है, कैसे मतलब जो है आगे बढ़ती है, वो पूरा प्रोसेस डिटेल में चर्चा की गई है। तो वो आपकी मर्जी पर है, अगर आप चाहें मैं रिकमेंड करता हूँ आप इसे देख लीजिए, आपका बैंक प्रमोशन का काम 100% हो जाएगा, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। पर फिर भी यदि आप जो है मतलब एक होता है ना रिसर्च स्कॉलर होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए ही होती है, अगर आप उसमें से हैं तो प्लीज़ जो है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है इसको देख लीजिए पूरा, और आफ्टर दैट उसको भी देखिए, तो आपको बहुत गहराई से लेटर ऑफ क्रेडिट समझ में आएगा। ओके, बहुत अच्छा लेक्चर है, काफ़ी पॉपुलर भी है, मतलब जो है इंटरनेट पर अगर लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में अगर आप देखोगे तो ठीक है। तो देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है, तो एन एल सी इज डिफाइंड एज एन अंडरटेकिंग इशूड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ इम्पोर्टर। देखिए बहुत सारे टर्म आपको इसमें आएंगे, हर एक टर्म का मतलब होगा, और सारे टर्म को यहाँ तो मतलब यहाँ जा करके इसकी डेफिनेशन खत्म हो रही है ना, और हर जगह जो रेड है ये टर्म है, इनको समझना जरूरी है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होती है, एक अंडरटेकिंग होती है, ठीक है। उसके बाद में ये कौन करता है, जिसको इशू कौन करता है, बैंक करता है, यानी एलसी कौन इशू करेगा, बैंक इशू करेगा। ये क्या है, एक अंडरटेकिंग है। किसके बिहाफ पर अंडरटेकिंग देता है बैंक, इंपोर्टर के बिहाफ पर या बायर के बिहाफ पर, इंपोर्टर कहिए या बायर कहिए। जैसे आपको मान लीजिए विदेश से जो है क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल लाना है, जिससे पेट्रोल और डीजल बनता है, तो अगर आपको क्रूड ऑयल लाना है दैट मीन्स कि आप उसे इंपोर्ट करेंगे, तो आप इंपोर्टर हो गए या आप ही बायर हो गए। ओके, तो आपके बिहाफ पर एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा बैंक, यानी इसका मतलब आप कहाँ हैं, इंडिया में हैं, ये भी बात क्लियर हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो इंपोर्टर या बायर के बिहाफ पर बैंक जो है एक अंडरटेकिंग इशू करता है, किसके फेवर में करेगा, एक्सपोर्टर या सेलर के। अब इसमें आप इंपोर्टर हैं, आप जो है क्या कर रहे हैं, क्रूड ऑयल लाने के लिए इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई विदेश में किसी दूसरे देश में एक्सपोर्टर होगा, वो इसका बेनिफिशियरी कहलाता है, ठीक है। किसके फेवर में एलसी इशू होगी, इस एक्सपोर्टर के, या इसी को सेलर कहेंगे। देखिए समझिए इस चीज़ को, इंपोर्टर या बायर एक ही चीज़ है, एक्सपोर्टर या सेलर एक ही चीज़ है। ओके, दैट इफ द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट शोइंग दैट अ शिपमेंट हैज़ टेकन प्लेस आर अ सर्विस हैज़ बीन सप्लाइड। तो बैंक ये कहता है, जो यहाँ का ना एक अंडरटेकिंग है, कंडीशनल अंडरटेकिंग होती है। कैसे अंडरटेकिंग होती है, कंडीशनल मतलब अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो पेमेंट होगी, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो पेमेंट नहीं होगी। तो एलसी कहती है कि इफ़ स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट शोइंग दैट, अगर जो डॉक्यूमेंट हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट है जिनकी ज़रूरत होती है ये दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कि शिपमेंट हो चुका है, यानी कि जहाज़ में सामान को लाद करके भेजा जा चुका है, अगर इस बात का सबूत आप पेश कर दोगे, या आप ये मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट दिखा दो इसमें ये पता चल जाए कि आपने सर्विसेज जो है सप्लाई की गई हैं। ओके, ये सारी चीज़ें अगर मतलब ये डॉक्यूमेंट्स जो है अगर प्रेजेंट किए जाते हैं किसको, इशूइंग बैंक को,
इशूइंग बैंक या नॉमिनेटेड बैंक, सारे बैंकों के बारे में चर्चा करेंगे अभी आगे आकर के, ठीक है। इशूइंग बैंक के द्वारा जिसने एलसी इशू की है, या इशूइंग बैंक के द्वारा जिस बैंक को नॉमिनेट किया गया है कि हाँ तुम हमारे बिहाफ पर पेमेंट कर सकते हो, तो नॉमिनेटेड बैंक को अगर ये सारे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए जाते हैं विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जितना टाइम पीरियड कहा गया 21 दिन का अगर टाइम पीरियड है तो 21 दिन में अगर प्रेजेंट किया जाता है, एंड ऑल अदर एलसी टर्म्स आर कंप्लाइड विद द एक्सपोर्टर आर सेलर विथ बिल बी पेड अमाउंट स्पेसिफाइड, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, इतनी सारी बातें अगर होंगी, तो जो एक्सपोर्टर है या सेलर है ना, जिसने सामान बेचा है, जैसे क्रूड ऑयल जिसने बेचा उसको नकदी चाहिए, कैश चाहिए, अमाउंट चाहिए, है ना, तो उसको पेड कर दिया जाएगा, पेमेंट जितना भी लिखा होगा एलसी में उतना पैसा एक्सपोर्टर या सेलर को दे दिया जाएगा। ये है पूरी राम कहानी फ्रेंड्स जो है आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट की। अब इसमें देखिए कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी, कुछ बातें आपके सर्च के ऊपर से होंगी, वो मैं सहमत हूँ इस बात से, ठीक है। कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा फ्रेंड, जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग गहरी होती जाएगी, मुझे कोई इस बात में डाउट नहीं है। तो एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? एक अंडरटेकिंग होता है जिसे बैंक इशू करता है, ठीक है। किसके बिहाफ पर करता है? इम्पोर्टर या बायर के बिहाफ पर करता है, दोनों एक ही चीज़ है। इम्पोर्टर इज़ बायर, ठीक है, जिसे सामान लाना है। जैसे आपको मान लीजिए जो है, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि क्रूड ऑयल आपको मान लीजिए ईरान से इंपोर्ट करना है ना, और यहाँ इंडिया में एक इंपोर्टर होगा ना, इंडिया में एक इंपोर्टर होगा, तो यहाँ जो व्यक्ति होगा ये इंपोर्टर होगा या यही व्यक्ति बायर होगा। इसी तरीके से ईरान में जो व्यक्ति होगा वो क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करेगा तो एक्सपोर्टर होगा, या उसी को सेलर भी कह देंगे, है ना। अब देखिए होता क्या है, एलसी बनती क्यों है क्या कि यहाँ पर हमारे देश में जो इंपोर्टर है फ्रेंड्स ना, उसको क्रूड ऑयल यहाँ से मंगवाना है, मान लेता हूँ मैं कितने का, 100 करोड़ रुपए का, 100 करोड़ रुपए का तेल मंगवाना है। अब समस्या कहाँ खड़ी होती है कि मान लीजिए जो है इंपोर्टर क्या करे कि 100 करोड़ रुपए इस कंपनी को दे दे, जो ईरान में एक्सपोर्टर है उसको 100 करोड़ रुपए दे दे, और पता चला 100 करोड़ रुपए आपने इसको दे दिए एक्सपोर्टर को, और वो ले करके बैठ गए। अब भैया 100 करोड़ रुपए चले गए, तेल आया ही नहीं कभी, यहाँ समस्या फंसी। यही केस जो है एक्सपोर्टर के साथ भी हो सकता है। इधर इस बार इंडिया वाले चालाक निकले, इन्होंने क्या किया, क्रूड ऑयल मंगवा लिया और बोला कि जैसे ही सामान आएगा, क्रूड ऑयल आएगा, हम तुरंत पेमेंट करेंगे। पेमेंट ही नहीं दी, 100 करोड़ रुपए उसके, 100 करोड़ रुपए का तेल मंगवा लिया और पैसा नहीं दिया, अब भी फंस गए। तो ये सिचुएशन फंस जाती है इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में या इंटरनेशनल बिजनेस में ये प्रॉब्लम बहुत आती है। इसी जगह पर एक ऐसी एंटिटी की जरूरत होती है, एक ऐसा कोई व्यक्ति हो, एक ऐसा कोई मीडिएटर संस्थान हो जो कि इन दोनों के बिहाफ पर गारंटी ले कि भाई अगर तुम यहाँ तेल पहुँचा दोगे तो हम तुम्हें पेमेंट यहाँ दे देंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। एंड दैट्स वेयर लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक का रोल आ जाता है। इसी तरीके से ये एलसी डेवलप होती है फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ एक बैंक आता है जिस पर भरोसा है, किसको, इस एक्सपोर्टर को और इस इंपोर्टर को, दोनों को भरोसा होता है कि भाई कोई बात नहीं है, अगर तुम इसके यहाँ क्रूड ऑयल पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, बैंक खुद कर देगा, ओके। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर इंपोर्टर है, यहाँ पर एक्सपोर्टर है, यहाँ पर बैंक है। अब देखिए इसको समझिए कैसे, इंपोर्टर के बिहाफ पर बैंक एलसी इशू करता है, किसके बिहाफ पर, इंपोर्टर के बिहाफ पर, और एलसी किसके फेवर में इशू करता है, एक्सपोर्टर के फेवर में, कि भाई आपको पेमेंट देंगे, इस लेटर ऑफ क्रेडिट की वजह से हम आपको पेमेंट देंगे। अब ये बैंक की जिम्मेदारी होगी कि वो इंपोर्टर से उतना पैसा वसूले जितना कि एलसी में उसने एक्सपोर्टर को दिया हुआ है। इसी वजह से लेटर ऑफ क्रेडिट का पूरा पिक्चर आती है सामने, ठीक है। तो ये हो गई इंपोर्टर के बिहाफ पर या बायर के बिहाफ पर बैंक इशू करता है, ये बात आपको अब समझ में आ रही होगी। एक्सपोर्टर या सेलर के फेवर में करता है। फिर बैंक ये कहता है कि जब भी एक्सपोर्ट तुम कर दोगे सामान को और उसके बदले में हमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखा दोगे। देखो बैंक यहाँ पर ध्यान रखना फ्रेंड्स कि बैंक को गुड्स से कोई लेना देना नहीं होता है, कच्चा तेल आए या ना आए हमें इससे मतलब नहीं, हमको बस इस बात से मतलब है कि तुम इस बात का सबूत दे दो, इस बात के डॉक्यूमेंट दे दो कि हाँ क्रूड ऑयल आया हुआ है, जो सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है वो इंपोर्ट होकर के देश में आया है, इस बात का सबूत देना होता है। नहीं, बैंक कागजों में डील करता है, सामान में नहीं, गुड्स में डीलिंग नहीं होती है, हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में डील करते हैं। ये बात आपको दिमाग में रख लेनी होगी एलसी के केस में, ओके। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ ये नहीं कहा गया कि जब सामान जो है आप दिखा दोगे, नहीं, वो कह रहे हैं कि जब आप हमें स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट दिखा देंगे कि हाँ शिपमेंट हो गया है या सर्विसेज सप्लाई हो गई, इस बात का डॉक्यूमेंट दे दोगे तो हम ये मान लेंगे कि हाँ तुमने मतलब जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया है। सामान सड़ा है, खराब है, उससे बैंक को कोई लेना देना नहीं होता है फ्रेंड्स, वो इंपोर्टर एक्सपोर्टर का अपना रिस्क होता है। बस बैंक केवल क्या देखेगा, जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो होने चाहिए, ओके। अब अगर जो है ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए वो अगर हमें इशूइंग बैंक को, जिसने एलसी इशू की है उसको दे दोगे, या जिस बैंक को मैं नॉमिनेट कर दूंगा कि हाँ ठीक है तुम ऐसा करो, बैंक ऑफ अमेरिका में जा करके जमा कर दो, बैंक ऑफ ईरान में जाके जमा कर दो, तो उस नॉमिनेटेड बैंक में भी अगर आप सारे डॉक्यूमेंट दे देते हैं, जो टाइम पीरियड दिया जाता है स्टिपुलेटेड टाइम, वो भी हम समझेंगे इस पूरे चैप्टर में कि कितना टाइम किस एलसी के लिए मिलेगा,
ठीक है। और एलसी की अगर सारी कंडीशंस और टर्म्स जो है कंप्लाई की जाती हैं तो जो एक्सपोर्टर है या ये जो व्यक्ति है, ये एक्सपोर्टर या सेलर है, इसको जो भी अमाउंट एलसी में मान लीजिए 100 करोड़ रुपए लिखा हो तो 100 करोड़ रुपए पे कर दिए जाते हैं, ठीक है। एलसी की पेमेंट इशूइंग बैंक कर देगा। अब 100 करोड़ रुपए बैंक ने खुद किए हैं तो इंपोर्टर से 100 करोड़ रुपए लेने की जिम्मेदारी भी बैंक की रहती है, इंपोर्टर 100 करोड़ रुपए बैंक को दे देगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक्सपोर्टर का भी डाउट खत्म होगा और इंपोर्टर का भी डाउट खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि बैंक जो होगा वो रेपुटेटेड होगा, ऐसा कोई छोटा मोटा बैंक नहीं रहेगा। अब अगर कोई ब्रांडेड बैंक है, रेपुटेटेड बैंक है, तो ऑब्वियसली इतना भरोसा तो किया जा सकता है कि हाँ आप पेमेंट हमें पहुंचवा देंगे। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड जो है लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में काफ़ी सारी बातें। मैंने आपको बताया था कि अंडरटेकिंग कंडीशनल होती है। मैंने बोला था कि जो अंडरटेकिंग है दैट इज़ कंडीशनल। इसका क्या मतलब होता है? जो ये अंडरटेकिंग इशू हो जाती है, ये कंडीशनल का मतलब ये होता है कि जब कंडीशन पूरी होगी तभी पेमेंट होगी, ये होता है कंडीशनल मतलब। जब ये डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे फलाने फलाने डॉक्यूमेंट्स, यानी कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स यू विल शो अस, देन ओनली वी विल मेक द पेमेंट। दैट्स व्हाई वी कॉल कि अंडरटेकिंग इज कंडीशनल। ओके, 10 इन एन एलसी ट्रांजेक्शन फॉलोइंग पार्टीज आर इन्वॉल्व। अब देखिए जब हमने एलसी के बारे में यहाँ पर इतनी सारी डेफिनेशन देखी ना, तो बहुत सारी पार्टियों का यहाँ पर जिक्र हुआ, इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, बैंक का जिक्र हो रहा है, इशूइंग बैंक का, नॉमिनेटेड बैंक का, राइट। तो इन सब के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा एक एक करके करेंगे। तो जो एलसी के ट्रांजेक्शन में कौन कौन सी पार्टियाँ हैं? पहला, बायर या इंपोर्टर आर एप्लीकेंट। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के, ध्यान देंगे, बायर कहिए, इंपोर्टर कहिए, एप्लीकेंट कहिए, एक ही है, ध्यान रखेंगे। ओके, तो जिसके ऑन हुज रिक्वेस्ट एलसी इज इशूड, जिसके निवेदन करने पर एलसी इशू होती है, उसे बायर भी कहते हैं, उसे इंपोर्टर भी कहते हैं, उसे एप्लीकेंट भी कहा जाता है। तो जिसकी रिक्वेस्ट पर एलसी इशू की जाती है उसे बायर या इंपोर्टर या एप्लीकेंट कहते हैं। सेलर या एक्सपोर्टर या बेनिफिशियरी ऑफ एलसी, तीनों एक ही बात होती है, ध्यान देंगे। एलसी का बेनिफिशियरी एक्सपोर्टर होता है, इंपोर्टर नहीं होता, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, इंपोर्टर बेनिफिशियरी नहीं होता। फ़ायदा किसको है एलसी में? एलसी में बेनिफिशियरी एक्सपोर्टर है जिसको पेमेंट मिलती है, ठीक है। तो जिसको पेमेंट मिलती है वही बेनिफिशियरी होता है एलसी का। तो सेलर कहिए, एक्सपोर्टर कहिए, बेनिफिशियरी कहिए, एक ही बात होती है। तो हु विल रिसीव द पेमेंट अंडर एलसी, एलसी के तहत जो भी पेमेंट रिसीव करेगा उसको आप सेलर भी कह सकते हैं, उसको आप एक्सपोर्टर भी कह सकते हैं, उसको बेनिफिशियरी ऑफ एलसी भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। पहला बैंक, यहाँ पर बहुत सारे बैंक होते हैं, सारे बैंकों की चर्चा करेंगे। द ओपनिंग बैंक आर द इशूइंग बैंक, बायर्स बैंक होता है, ठीक है। तो एक ही नाम है, ओपनिंग बैंक कह दीजिए या इशूइंग बैंक, एक ही बात है। ओके, ये बायर्स बैंक है, मतलब बायर की कंट्री वाला बैंक होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ओपनिंग बैंक है, इशूइंग बैंक है, वो एक्सपोर्टर की कंट्री में होगा या इंपोर्टर की। तो ये फ्रेंड्स जो है, या जो है ये बायर्स की कंट्री या इंपोर्टर की कंट्री में होगा। तो ओपनिंग बैंक मतलब जो एलसी ओपन करेगा, इशूइंग बैंक जो पहली बार एलसी को इशू करेगा। ओके, हु अंडरटेक्स टू मेक पेमेंट टू एक्सपोर्टर आर सेलर आर बेनिफिशियरी, तो वो बैंक जो कि मतलब इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि पेमेंट एक्सपोर्टर को या सेलर को या बेनिफिशियरी को कर दी जाएगी, उसे ओपनिंग बैंक या इशूइंग बैंक कहते हैं। बैंक इज सिचुएटेड इन वायर्स कंट्री, ये बैंक जो है वायर की कंट्री में रहता है, जो जहाँ इंपोर्टर है, जहाँ बायर है, उसी कंट्री में रहता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इशूइंग बैंक टू एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स विथ रीजनेबल केयर, इशूइंग बैंक की जिम्मेदारी होगी कि जो भी कागजात हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में चेक करे। इफ़ इट विशेस टू रिफ्यूज द डॉक्यूमेंट इट शुड डू सो विद इन 5 बैंकिंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। जिस डेट को डॉक्यूमेंट इशू, मतलब एक बार एलसी चली, मतलब जो है एलसी इशू हो गई, उसके बाद में वो सामान एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट होने के बाद में एक्सपोर्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो ला करके बैंक को, इशूइंग बैंक को सबमिट करेगा इंपोर्टर, ठीक है। इंपोर्टर ला करके इशूइंग बैंक को जब सबमिट करेगा तो इस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करने या रिफ्यूज करने का समय 5 बैंकिंग डेज का होता है, जिस डेट को रिसिप्ट हो डॉक्यूमेंट की। ओके, तो अगर ये मना करना चाहता है कि नहीं ये डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, कुछ कमियां हैं, तो उसको मना करने के लिए 5 बैंकिंग डेज देते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। कई बार हम इस बात को पढ़ेंगे, 5 बैंकिंग डेज का टाइम मिलता है। बैंकिंग डेज का मतलब जिस दिन बैंक काम कर रहा हो, 5 वर्किंग डेज नहीं, वर्किंग डेज भी कह सकते हैं, 5 बैंकिंग डेज भी कह सकते हैं, लेकिन 5 कैलेंडर डेज नहीं कह सकते हैं। ओके, ठीक है। तो क्लियर हो गई ये बात हमको। तो ओपनिंग बैंक कहिए या इशूइंग बैंक कहिए, दोनों एक ही बात है। ये बायर की कंट्री का बैंक होता है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, घुमा करके पूछेंगे कि इनमें से कौन कौन से बैंक इशूइंग मतलब बायर की कंट्री में होते हैं। ओके, तो वो बैंक जो कि पेमेंट करने के लिए जिम्मेदारी लेता है, अंडरटेक करता है या इशू करता है। ओपनिंग बैंक मतलब इशूइंग बैंक जो एलसी को इशू करता है, जो एक्सपोर्टर या सेलर या बेनिफिशियरी को पेमेंट करने के लिए राजी होता है, जो एलसी को ओपन करता है, एलसी को इशू करता है, उसे इशूइंग बैंक या ओपनिंग बैंक कहते हैं।
जो कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको एग्जामिन करने की रिस्पांसिबिलिटी जो है इशूइंग बैंक की होती है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करे, ठीक है। और अगर वो डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज़ करना चाहता है तो वो 5 बैंकिंग डेज में ऐसा कर दे जिस डेट को उसे डॉक्यूमेंट रिसीव होते हैं। उसके बाद में आता है फ्रेंड्स एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक सेलर्स की कंट्री का बैंक होता है, ये बात अभी शुरू में ही लिख दी मैंने। इसका मतलब ये हुआ कि एलसी बनी, ओपनिंग बैंक ने एलसी या ओपनिंग बैंक या इशूइंग बैंक ने एलसी बनाई और उसके बाद में इसको विदेश भेज दिया एडवाइजिंग बैंक के पास। अब एडवाइजिंग बैंक की जिम्मेदारी है कि वो एक्सपोर्टर को बुलाए या एक्सपोर्टर के पास जाए, उसको समझाए कि भाई जो एलसी है उसमें ये बातें हैं, तुम्हें इससे कोई दिक्कत है या नहीं है। अगर नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं और हम डॉक्यूमेंट एग्जामिन करते हैं, ओके। तो who act as an agent of issuing bank and by whom LC is advised to the beneficiary or exporter, ठीक है। तो ये इशूइंग बैंक के एजेंट के तौर पर काम करता है कौन? एडवाइजिंग बैंक। और वह व्यक्ति जिसके द्वारा LC जो है एडवाइज़ की जाती है, LC के बारे में बताया जाता है, डिटेल में समझाया जाता है एक्सपोर्टर को, उसी बैंक को हम एडवाइजिंग बैंक कहते हैं। इसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अथेंटिकेट करे कि एलसी सही है या नहीं। इसके मतलब एलसी को चेक करके अथेंटिकेट करने की जिम्मेदारी एडवाइजिंग बैंक की होती है, क्योंकि इशूइंग बैंक ने एलसी बना दी, ठीक है। अब ये एडवाइजिंग बैंक की जिम्मेदारी होगी कि जो एलसी आई हुई वो अथेंटिक है या नहीं है, जेन्युइन है, सही है या नहीं है, ओके। इफ़ एनी चेंजेज आर डन इन एलसी, अब मान लीजिए एक बार एलसी बन गई लेकिन उसमें कुछ चेंजेज होते हैं तो इसको एक्सपोर्टर को एडवाइज करने का काम एडवाइजिंग बैंक के थ्रू ही होगा। जिस बैंक ने शुरू में एडवाइज किया था, मान लीजिए बैंक ऑफ अमेरिका ने एडवाइजिंग बैंक का रोल अदा किया था, तो अगर एलसी मॉडिफिकेशन होगा तो अगेन बैंक ऑफ अमेरिका ही एडवाइज करेगा एक्सपोर्टर को फर्दर कि एलसी में ये अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है। एडवाइजिंग बैंक इज देयर फॉर एडवाइजिंग एंड चेकिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ एलसी एंड इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू मेक एनी पेमेंट अंडर एलसी, ठीक है। तो एडवाइजिंग बैंक की जिम्मेदारी होती है कि वो ऑथेंटिसिटी को चेक करे एलसी की और अपने जो है क्लाइंट को बताए, ठीक है। उसकी पेमेंट करने की कोई जिम्मेदारी एलसी के तहत नहीं होती। एडवाइजिंग बैंक की पेमेंट करने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो करना चाहे कर सकता है बट कोई जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं होती है। इफ़ एडवाइजिंग बैंक इज अनेबल टू इस्टेब्लिश द ऑथेंटिसिटी ऑफ एलसी देन इट मस्ट इमीडिएटली इन्फॉर्म द इशूइंग बैंक एंड बेनिफिशियरी। अब मान लीजिए एलसी आई है कस्टमर के मतलब बैंक के पास में, एडवाइजिंग बैंक के पास, और जो बैंक ऑफ अमेरिका है एडवाइजिंग बैंक, उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको लग रहा है डाउट है एलसी में, तो वो क्या करेगा, तुरंत ही इशूइंग बैंक को और बेनिफिशियरी यानी एक्सपोर्टर को तुरंत ही इन्फॉर्म करेगा। यहाँ कोई टाइम पीरियड नहीं मिलता है, 2 दिन 3 दिन, ऐसा नहीं। आपको डाउट लगा एलसी में कि अथेंटिक नहीं है, डुप्लीकेट एलसी आई है, नकली एलसी आई है, सही नहीं एलसी है, एलसी के टर्म्स खराब हैं, ये सारी बातें अगर आपको डाउट में आती हैं तो तुरंत ही आपको इशूइंग बैंक को और बेनिफिशियरी को इन्फॉर्म कर देना होता है कि भाई हमें ये डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एडवाइजिंग बैंक, ठीक है। तो एडवाइजिंग बैंक जो होता है वो सेलर की कंट्री में होता है, बायर की कंट्री में नहीं होता। सेलर यानी एक्सपोर्टर हो गया आपका, ओके। उसके बाद में ये एक एजेंट के तौर पर काम करता है इशूइंग बैंक का, ठीक है। एलसी जो है बेनिफिशियरी या एक्सपोर्टर को एडवाइज की जाती है, किसके द्वारा? एडवाइजिंग बैंक के द्वारा। एलसी अथेंटिक है या नहीं है इसको चेक करने की जिम्मेदारी एडवाइजिंग बैंक की होती है। अगर एलसी में कोई चेंज किया गया है तो वो सेम एडवाइजिंग बैंक द्वारा एक्सपोर्टर को इन्फॉर्म किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एलसी अथेंटिक है या नहीं उसकी जिम्मेदारी जो है एडवाइजिंग बैंक की होती है और इसकी कोई भी पेमेंट करने की जिम्मेदारी नहीं होती है। अगर एलसी अथेंटिक नहीं लगती है एडवाइजिंग बैंक को तो उस केस में एडवाइजिंग बैंक को तुरंत ही इशूइंग बैंक और बेनिफिशियरी को ये बात इन्फॉर्म करने की ज़रूरत होती है, कोई टाइम पीरियड नहीं मिलता है। आगे बात बढ़ती है और आता है कन्फर्मिंग बैंक। कन्फर्मिंग बैंक यूजुअली जो है एक्सपोर्टर की कंट्री में होते हैं। कहाँ होते हैं फ्रेंड? एक्सपोर्टर की कंट्री में होते हैं, ओके। यूजुअली होते हैं, यहाँ पर मतलब इम्पोर्टर में भी हो सकते हैं बट जनरली आपका आंसर एक्सपोर्टर की कंट्री होना चाहिए। हु अंडरटेक्स टू पे ऑन बिहाफ ऑफ इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक के बिहाफ पर जो बैंक ये कह दे कि हाँ ठीक है मैं पेमेंट करूँगा, उसे कन्फर्मिंग बैंक कहते हैं। अ कन्फर्मिंग बैंक गिव्स अ डेफिनेट अंडरटेकिंग इन एडिशन टू इशूइंग बैंक एट द रिक्वेस्ट ऑफ इशूइंग बैंक टू मेक पेमेंट ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एलसी, ठीक है। तो जो कन्फर्मिंग बैंक होता है वो एक डेफिनेट अंडरटेकिंग देता है इशूइंग बैंक के अलावा। अब एक और बैंक यहाँ पर आ जाता है जो कि ये बात की जिम्मेदारी लेता है कि हाँ हम पेमेंट कर देंगे। इसकी नौबत कब आती है फ्रेंड? जैसे मान लीजिए कई बार होता क्या है कि अगर आपको इशूइंग बैंक पे भरोसा नहीं है, मान लीजिए कोई छोटा सा बैंक हो, हमारे देश में छोटे बैंक की मैं बात नहीं कर पाऊँगा, मान लेते हैं मैं पीएनबी जो है हो सकता है कि बैंक ऑफ अमेरिका का जो क्लाइंट हो उसको पीएनबी पे भरोसा ना हो, फॉर एग्जांपल। ऐसा पॉसिबल नहीं है बट से फॉर एग्जांपल
कि उसे भरोसा नहीं है। वो ये कहता है कि मुझे बैंक ऐसा है कि मुझे बैंक ऑफ अमेरिका पे तो भरोसा है, मेरी नॉलेज इतनी नहीं है कि पीएनबी कैसा बैंक है। तो उस केस में ऐसा होगा कि पीएनबी बोलेगा चलो कोई बात नहीं, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, ऐसा करो कि ये वाला बैंक जो तुम्हारी अमेरिकन कंट्री का है उस पर तो भरोसा है। तो बोलेगा हाँ हमको उस पर भरोसा है। तो बोलेगा ठीक है, ये पीएनबी रिक्वेस्ट करेगा इस बैंक से कि ऐसा करो कि आप कंफर्म कर दो इसको, क्लाइंट को, कि हाँ हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो अब चूंकि इस बैंक को तो आइडिया है ही ना पीएनबी कैसा रेपुटेशन वाला बैंक है, तो ये जो बैंक यहाँ पर रोल में आ गया वही कंफर्मिंग बैंक हो जाता है कि हाँ ठीक है, क्लाइंट को अब भरोसा हो गया। ओके, तो इशूइंग बैंक के बिहाफ पर जो पेमेंट करने की बात करता है उसे कंफर्मिंग बैंक कहते हैं। इसमें एक अंडरटेकिंग, अब इशूइंग बैंक तो था ही पेमेंट करने के लिए, उसके अलावा कंफर्मिंग बैंक भी आ जाता है एडिशन में कि भाई हाँ अगर डॉक्यूमेंट आप दे दोगे मुझे एलसी के टर्म्स और कंडीशन के तहत तो हम आपको पेमेंट कर देंगे। कंफर्मिंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक और नॉमिनेटेड बैंक कैन बी सेम। अभी नॉमिनेटेड बैंक भी हम समझ लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए कंफर्मिंग बैंक जो है, एडवाइजिंग बैंक जो है और जो नॉमिनेटेड बैंक होते हैं ये एक ही हो सकते हैं, भले ही हम यहाँ अलग अलग पढ़ें। यानी ऐसा पॉसिबल है जैसे यहाँ पर पीएनबी ने एलसी इशू की और उसके बाद में यहाँ बैंक ऑफ अमेरिका है मान लेते हैं, ठीक है, तो बैंक ऑफ अमेरिका जो है एडवाइजिंग बैंक बना, एडवाइज किया इसने एक्सपोर्टर को समझाया। अब हो सकता है कि बैंक ऑफ अमेरिका ही कंफर्मिंग बैंक भी बन जाए, एडवाइजिंग बैंक के अलावा, एडवाइज तो किया ही एक्सपोर्टर को, तो कंफर्म भी कर सकता है कि हाँ ठीक है पीएनबी कह रहा है तो हम कंफर्म करते हैं कि हम आपको पेमेंट भी कर देंगे। तो एडवाइजिंग बैंक का भी रोल हो गया। हो सकता है पीएनबी इस बैंक को नॉमिनेट कर दे, नॉमिनेटेड बैंक कर दे या निगोशिएटिंग बैंक कर दे कि ठीक है यहीं से पेमेंट कर लो, तो वो सारे रोल एक ही बैंक अदा कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये बात लिखी थी ना, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, किसकी, एडवाइजिंग बैंक की एलसी में कोई पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ये देखिए एडवाइजिंग बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। मैंने ये कहा था कि पेमेंट कर सकता है लेकिन जिम्मेदारी नहीं होती है। अगर एडवाइजिंग बैंक एज ए कन्फर्मिंग बैंक का काम करेगा तो ऑब्वियसली पेमेंट करेगा। ओके ठीक है, बात समझ में आई? अब थोड़ा और ज़्यादा लॉजिक क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कन्फर्मिंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक और नॉमिनेटेड बैंक सेम हो सकते हैं, एक ही बैंक तीनों काम कर सकता है। इट्स लाइबिलिटीज़ आर सेम एज इशूइंग बैंक, यानी कि जो कन्फर्मिंग बैंक की जिम्मेदारियां हैं वो सेम जो है इशूइंग बैंक वाली जिम्मेदारियां इसके ऊपर रहती हैं। इफ़ इट डज नॉट एग्री टू ऐड इट्स कन्फर्मेशन देन इट मस्ट इन्फॉर्म द इशूइंग बैंक इमीडिएटली। अब अगर मान लो बैंक का पीएनबी ने बैंक ऑफ अमेरिका से रिक्वेस्ट किया कि आप कन्फर्मिंग बैंक बन जाइए, और अगर बैंक ऑफ अमेरिका नहीं चाहता है ये काम करना तो उसे पीएनबी को तुरंत इन्फॉर्म करना होगा, इशूइंग बैंक को जिसने एलसी इशू की है उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होगा। ओके ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया कन्फर्मिंग बैंक। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये जनरली एक्सपोर्टर की कंट्री में होता है, क्योंकि एक्सपोर्टर कंट्री में इसलिए होगा क्योंकि एक्सपोर्टर को भरोसा देने के लिए होता है कि हाँ इशूइंग बैंक पे भरोसा नहीं तो कन्फर्मिंग कर लो। ठीक है, तो इशूइंग बैंक के बिहाफ पर जो जिम्मेदारी लेगा कि हम पेमेंट कर देंगे उसे कन्फर्मिंग बैंक कहते हैं। ठीक है, कन्फर्मिंग बैंक जो है एक अंडरटेकिंग देगा कि कोई बात नहीं है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स हमें सारे दे दोगे तो इशूइंग बैंक के मतलब जो है इशूइंग बैंक अगर आपको पेमेंट नहीं कराएगा तो मैं कर दूंगा। ठीक है, कन्फर्मिंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक और नॉमिनेटेड बैंक एक हो सकते हैं, यानी एक ही बैंक सारे, बैंक ऑफ अमेरिका सारे रोल अदा कर दे, ये पॉसिबल है। इशूइंग बैंक की जो जिम्मेदारियां होती हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं, वही सेम जिम्मेदारियां, लाइबिलिटी आपकी इस बैंक की भी होती हैं, कन्फर्मिंग बैंक की भी। अगर कन्फर्मेशन नहीं ऐड करना चाहता है कोई बैंक तो इसे तुरंत ही इशूइंग बैंक को इन्फॉर्म कर देना आवश्यक हो जाता है। उसके बाद में अगले बैंक की तरफ बात करेंगे, निगोशिएटिंग बैंक या नॉमिनेटेड बैंक। एक दो बार चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है नॉमिनेटेड बैंक की, ये देखिए। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ डिटेल में चर्चा करेंगे। निगोशिएटिंग बैंक या नॉमिनेटेड बैंक, सेलर बैंक आर बैंक नॉमिनेटेड बाई ओपनिंग बैंक। ठीक है, तो इसे सेलर बैंक कहेंगे, यानी कि सेलर की कंट्री में होगा, या ऐसा बैंक जिसे ओपनिंग बैंक ने नॉमिनेट किया हुआ है उसे निगोशिएटिंग बैंक या नॉमिनेटेड बैंक कहा जाता है। हु निगोशिएट्स द एलसी एंड मेक पेमेंट टू द बेनिफिशरी। निगोशिएट करने का मतलब होता है जो भी बिल वगैरह होते हैं ना, वो बिल को परचेज करना और बिल को डिस्काउंट करना, यही सब निगोशिएशन कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा बैंक जो कि एलसी को निगोशिएट करेगा, एलसी के जो बिल्स वगैरह हैं उसको एक्सेप्ट करेगा और पेमेंट करेगा, ठीक है, उसे ही हम निगोशिएटिंग बैंक कहते हैं। एक्सपोर्टर की कंट्री का बैंक होता है, यानी एक्सपोर्टर की देश में होगा और स्थित होगा ये। दिस बैंक विल परचेज और डिस्काउंट बिल्स ड्रॉन अंडर एलसी। तो एलसी के तहत जो भी बिल आए होंगे उनको परचेज करने का काम या डिस्काउंट करने की जिम्मेदारी निगोशिएटिंग बैंक या नॉमिनेटेड बैंक की होती है। इट विल मेक द पेमेंट टू बेनिफिशियरी एंड विल क्लेम पेमेंट फ्रॉम इशूइंग बैंक। ये क्या करेगा, बेनिफिशियरी को पेमेंट करेगा और क्लेम जो है अपने इशूइंग बैंक से वापस ले लेगा। ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ निगोशिएटिंग बैंक टू एग्जामिन एलसी डॉक्यूमेंट्स एज पर UC PDC 600। पूरी डिटेल में चर्चा होगी, आधा लेक्चर इसी बात पे होगा, तो चिंता करने की जरूरत
नहीं है, यूसीपीडीसी 600 पर भी बात कर लेंगे। ओके, तो निगोशिएटिंग बैंक की जिम्मेदारी होती है कि एलसी डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से एग्जामिन कर ले। क्यों? क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपर एग्जामिन नहीं किया और आपने पेमेंट अगर बेनिफिशियरी को दे दी, एक्सपोर्टर को दे दी, तो इश्यूइंग बैंक अगर आपको देने से मना कर देगा तो लॉस किसका होगा? नॉमिनेटेड बैंक या निगोशिएटिंग बैंक का होगा। अब ना आपके दिमाग में एक आधे क्वेश्चन आ रहे होंगे, मैं समझ रहा हूँ। जैसे आप ये सोच रहे होगे सर कि कन्फर्मिंग बैंक पहले ही था तो फिर निगोशिएटिंग बैंक की क्या ज़रूरत पड़ी या नॉमिनेटेड बैंक की क्या ज़रूरत पड़ी। देखिए, जितने भी बैंक हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना, इनमें से ज़रूरी नहीं कि सारे बैंक जो है रोल में आ ही जाएँ, सारे बैंकों का पिक्चर में आ जाना ज़रूरी नहीं। जैसे ये मत समझिएगा कि पहले ओपनिंग बैंक आएगा, फिर उसके बाद में या इशूइंग बैंक आएगा, फिर एडवाइजिंग बैंक आएगा, फिर कन्फर्मिंग बैंक आएगा, फिर निगोशिएटिंग बैंक आएगा। ऐसे इस क्रम में नहीं चलता। ये हो सकता है, देखिए मैं बताता हूँ, ओपनिंग बैंक ने एलसी ओपन की या इशूइंग बैंक ने एलसी इशू की और उसके बाद में एडवाइजिंग बैंक के पास ही सारा काम हो गया। एडवाइजिंग बैंक ने ही कन्फर्मिंग बैंक का काम कर दिया और किसी बैंक की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पेमेंट हो गई, काम खत्म हो गया। इट इज़ पॉसिबल। ओके, तो ऐसा नहीं कि सारे बैंक एक साथ काम में आते हैं, तो कन्फ्यूज होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है। जैसे कन्फर्मिंग बैंक का अपना रोल है। कन्फर्मिंग बैंक का रोल कब आ रहा है? जब एक्सपोर्टर को भरोसा ना हो इस बैंक पे, इंडिया वाले बैंक पे, तब कन्फर्मिंग बैंक का वो है। कई बार जो है इंडिया का जो बैंक है वो किसी बैंक को नॉमिनेट कर देगा कि ऐसा है यार कि मेरे बिहाफ पर तुम पेमेंट कर दो, क्या दिक्कत है, तो उसे ही हम नॉमिनेटेड बैंक या निगोशिएटिंग बैंक कह देंगे। ठीक है। या कई बार जो है जो एक्सपोर्टर है वो जो है एडवाइजिंग बैंक या कन्फर्मिंग बैंक के पास ना जाकर के किसी तीसरे बैंक के पास जाकर के बोलता है कि ये रहे एलसी के डॉक्यूमेंट्स और ये रहे मेरे जो बिल हैं एलसी के तहत, ऐसा करो आप इसको निगोशिएट कर लो, तो उस केस में इस बैंक का रोल आ जाएगा। फ्रेंड्स, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो जरूरी नहीं कि सारे बैंक का रोल एक साथ एक्टिवेट हो जाए, ये बात आपको दिमाग में रखने की आवश्यकता है। ओके, ठीक है। तो हु निगोशिएटिंग बैंक या नॉमिनेटेड बैंक का मतलब समझ गए होंगे। ऐसा बैंक जो है एलसी को निगोशिएट करता है और बेनिफिशियरी को पेमेंट करता है। देखिए, कन्फर्मिंग बैंक भी पेमेंट करता है, निगोशिएटेड या नॉमिनेटेड बैंक भी पेमेंट करता है। ये एक्सपोर्टर की कंट्री में होता है। ये बिल परचेज करने या डिस्काउंट करने का काम एलसी के तहत जितने भी बिल परचेज या डिस्काउंट हुए हैं, जितने भी बिल्स ड्रॉन हुए हैं, उनको परचेज या डिस्काउंट करेगा कौन सा बैंक? निगोशिएटिंग बैंक या नॉमिनेटेड बैंक। ठीक है। ये बेनिफिशियरी को पेमेंट करेगा और बाद में पेमेंट जो है इशूइंग बैंक से ले लेगा। इसलिए एलसी के जो डॉक्यूमेंट्स है उसको निगोशिएटिंग बैंक को बहुत अच्छे से जो है एग्जामिन कर लेना होता है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किया आपने तो इशूइंग बैंक मना कर देगा आपको कि भाई जो है आपने डॉक्यूमेंट चेक ही नहीं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं, आप डॉक्यूमेंट दीजिए, है ना। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा निगोशिएटिंग बैंक के कंधों पर जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है, समझ रहे हैं। जैसे कन्फर्मिंग बैंक के ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं थी। क्यों? क्योंकि कन्फर्मिंग बैंक से इशूइंग बैंक रिक्वेस्ट करता था। देखिए यहाँ पर जो है कन्फर्मिंग बैंक गिव अंडरटेकिंग इन एडिशन टू इशूइंग बैंक एट रिक्वेस्ट ऑफ इशूइंग बैंक ना। इशूइंग बैंक के निवेदन करने पर कन्फर्मिंग बैंक कहता है कि मैं पेमेंट कर दूंगा, तो यहाँ जिम्मेदारी कम है। लेकिन निगोशिएटिंग बैंक का ऐसा नहीं है, यहाँ इशूइंग बैंक ने कहीं हाथ नहीं जोड़े हैं। यहाँ पर इशूइंग बैंक, हो सकता है एक्सपोर्टर उसी बैंक के पास ही चला जाए और उसको डॉक्यूमेंट के आधार पर ही पेमेंट कर देनी पड़े। ओके, तो इसलिए निगोशिएटिंग बैंक की जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने की, और ये डॉक्यूमेंट्स एज पर यूसीपीडीसी 600 एग्जामिन होने चाहिए, एज पर उसकी गाइडलाइन के होने चाहिए। एक और बैंक की जिम्मेदारी आती है रीइंबर्सिंग बैंक। रीइंबर्सिंग बैंक क्या होता है? बैंक विच विल मेक पेमेंट टू निगोशिएटिंग बैंक आर कन्फर्मिंग बैंक ऑन बिहाफ ऑफ इशूइंग बैंक एंड विल क्लेम पेमेंट फ्रॉम इशूइंग बैंक आर ओपनिंग बैंक। अब आप फिर सोच रहे होंगे कि इतने कन्फर्मिंग बैंक भी था, ये भी पेमेंट करता था, निगोशिएटिंग बैंक भी था, ये भी पेमेंट करता था, अब इसके बावजूद भी जो है सर एक और बैंक ले आए रीइंबर्सिंग में। ये रीइंबर्स क्यों करने लगा? ये जब दो बैंक पहले से थे तो एक और बैंक जो है क्यों हमें ज़रूरत पड़ गई। ठीक है। तो बिफोर मेकिंग द पेमेंट इट इज़ नेसेसरी दैट इट हैज़ रिसीव्ड रीइंबर्समेंट अथराइजेशन फ्रॉम इशूइंग बैंक एंड हैज़ एक्सेप्टेड द सेम। ठीक है। तो देखिए, रीइंबर्सिंग बैंक ऐसा बैंक होता है जो कि पेमेंट को रीइंबर्स करता है, यानी एक बार निगोशिएटिंग बैंक जो है पेमेंट कर चुका है या एक बार कन्फर्मिंग बैंक पेमेंट कर चुका है तो उसको रीइंबर्स करने का काम रीइंबर्सिंग बैंक कर देता है। ठीक है। अब ये उस केसेस में होगा, जैसे मान लीजिए इशूइंग बैंक जो है किसी वजह से पेमेंट नहीं करने में उस समय सक्षम है, तो वो रीइंबर्सिंग बैंक से कह देगा कि ऐसा है कि निगोशिएटिंग बैंक, मान लीजिए या तो निगोशिएटिंग बैंक जो है पेमेंट करेगा या तो कन्फर्मिंग बैंक पेमेंट करेगा, तो वो बोल देगा ऐसा है कि कन्फर्मिंग बैंक वाले ने पेमेंट कर दिया, ऐसा करो कि आप इसके पैसे रीइंबर्स कर दो और मैं आपके पैसे कुछ दिन में रीइंबर्स कर दूंगा, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम अगर बाई करने की जरूरत इशूइंग बैंक को पड़ जाती है तो उस केस में रीइंबर्समेंट बैंक को वो इन्वॉल्व कर लेगा। ओके, तो देखिए अगेन
यहाँ पर इशूइंग बैंक था जिसने एलसी इशू की थी। एलसी इशू करने के बाद में एडवाइजिंग बैंक के पास गई जिसने एडवाइज किया, ठीक है। एडवाइजिंग बैंक ने एक्सपोर्टर को एडवाइज किया कि भाई जो है एलसी आई हुई, ये टर्म्स कंडीशन है, तुम्हें एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में इशूइंग बैंक ने रिक्वेस्ट की एक और बैंक से, कन्फर्मिंग बैंक के नाम से। उसने रिक्वेस्ट इसलिए की क्योंकि एक्सपोर्टर को भरोसा नहीं था इशूइंग बैंक के ऊपर, तो एक्सपोर्टर से कहा इशूइंग बैंक ने कि ऐसा है कि मेरे ऊपर भरोसा नहीं, लेकिन अपनी कंट्री के बैंक पर तो भरोसा करोगे। तो उस बैंक ने अगर पेमेंट करी तो वो कन्फर्मिंग बैंक है, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि कन्फर्मिंग बैंक का भी रोल नहीं रहेगा, निगोशिएटिंग बैंक का रोल आ जाता है। निगोशिएटिंग बैंक का रोल तब आता है फ्रेंड, या नॉमिनेटेड बैंक का, जब इशूइंग बैंक जो है इसे नॉमिनेट कर दे, ठीक है, कि तुम पेमेंट कर दो मेरे बिहाफ पर, या एक्सपोर्टर खुद ही जो है ऐसे बैंक के पास चला जाए जिसको इशूइंग बैंक ने नॉमिनेट नहीं किया है, खुद ही चला जाए और अपनी एलसी के तहत जो भी वो बिल्स ड्रा हुए हैं उनको जो है निगोशिएट कर ले, तो उसे निगोशिएटिंग बैंक कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब आता है रीइंबर्सिंग बैंक का रोल। यहाँ पर रीइंबर्समेंट बैंक का, इशूइंग बैंक जो है अभी इनको कन्फर्मिंग बैंक को और जो है निगोशिएटिंग बैंक को पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो इशूइंग बैंक रिक्वेस्ट करेगा रीइंबर्सिंग बैंक से। रीइंबर्सिंग बैंक जो है पैसा लौटा देगा निगोशिएटिंग बैंक का या कन्फर्मिंग बैंक का, जिसने भी एक्सपोर्टर को पेमेंट की हुई है, लौटा देगा, ठीक है। इसीलिए ये कहा गया है कि मैं पेमेंट करने से पहले रीइंबर्समेंट का अथराइजेशन इशूइंग बैंक से मतलब रिसीव हो जाना जरूरी है। एक जो है यहाँ पर जो हमारा इशूइंग बैंक है उसके पास रीइंबर्समेंट का अथराइजेशन लेटर आ जाना इशूइंग बैंक से ज़रूरी है कि हाँ भाई तुम रीइंबर्स कर दो इनके पैसे, मैं तुम्हारे पैसे जो भी तुम इनको लौटाओगे उसको मैं पे कर दूंगा, ओके। ये एडवाइजिंग बैंक, कन्फर्मिंग बैंक और निगोशिएटिंग बैंक सेम हो सकते हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि एडवाइजिंग बैंक का जो रोल है वही कन्फर्मिंग बैंक का भी हो सकता है, वही निगोशिएटिंग बैंक का भी, सेम ही व्यक्ति तीनों रोल अदा कर सकता है। यानी रीइंबर्समेंट बैंक आप छोड़ दीजिए तो बाकी जो है सारे बैंकों का रोल ये जो है अदा कर सकता है। इशूइंग बैंक अलग हो गया जिसने इशू किया, रीइंबर्समेंट वाला बैंक अलग हो गया जिसने इनको रीइंबर्स किया। इसके अलावा बाकी एडवाइजिंग बैंक और निगोशिएटिंग बैंक और कन्फर्मिंग बैंक, तीनों बैंकों का रोल एक अकेला बैंक अदा कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गई फ्रेंड्स हमारी जो है सभी तरीके के बैंकों के बारे में बातचीत। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फिर भी और गहराई में जाना है तो जो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ जाइए और एकदम अंदर से समझिए कि एलसी क्या होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करेंगे। एलसी बहुत तरीके की होती हैं और बहुत पूछी जाती हैं, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला रिवोकेबल एलसी। रिवोकेबल मतलब ऐसी एलसी जिसको रिवोक किया जा सके, जिसे कैंसिल किया जा सके, जिसे हटाया जा सके, ओके। व्हिच कैन बी अमेंडेड आर कैंसिल्ड आर रिवोक्ड, है ना, जिसे चेंज किया जा सके, बदला जा सके, जिसे कैंसिल किया जा सके, जिसे रिवोक किया जा सके एट एनी मोमेंट विदाउट कंसेंट ऑफ एनी अदर पार्टी, ठीक है। किसी और से डिस्कस किए बगैर इंपोर्टर ने इशू करवाई थी एलसी, ठीक है, इंपोर्टर को समझ में कुछ बातें नहीं है, उसने इसमें चेंजेस करवा दिए, ठीक है, एक्सपोर्टर से पूछा भी नहीं, तो ऐसी एलसी को हम रिवोकेबल एलसी कहते हैं। यहाँ पर किसी की सलाह की, किसी की सहमति की ज़रूरत नहीं है, एलसी में चेंजेज हो गए, एलसी कैंसिल हो गई। अब आप सोचिए कितना रिस्की गेम हो गया। एक्सपोर्टर ने जो है क्रूड ऑयल 100 करोड़ रुपए के भेजने की तैयारी कर रखी है, पूरा पैसा खर्चा करके, और पता चल रहा है कि हमने एलसी ही कैंसिल कर दी, ओके। तो रिवोकेबल एलसी जो है रिस्की होती है, ओके, और इसे लेकिन कैंसिल किसी भी वक्त किया जा सकता है। इन केस निगोशिएटिंग बैंक हैज़ एक्सेप्टेड द डॉक्यूमेंट अंडर रिवोकेबल एलसी। अब सोचिए रिवोकेबल एलसी थी लेकिन जो निगोशिएटिंग बैंक था उसने डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया था, एलसी बनी, सामान इधर उधर शिफ्ट हुआ, डॉक्यूमेंट ले जा करके एक्सपोर्टर ने निगोशिएटिंग बैंक के पास जमा कर दिए और उस बैंक ने, निगोशिएटिंग बैंक ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ ठीक है डॉक्यूमेंट सही है, मैं आपकी पेमेंट करूँगा। तो निगोशिएटिंग बैंक पेमेंट कर देगा एक्सपोर्टर को ऑब्वियसली। लेकिन अब सोचिए अगर एलसी इस समय कैंसिल हो जाए, इस मोमेंट पे कैंसिल हो जाए जब निगोशिएटिंग बैंक इसको पेमेंट कर चुका है, ठीक है, प्रायर टू रिसिप्ट ऑफ कैंसिलेशन नोटिस। लेकिन जो इशूइंग बैंक है उसने ये नहीं इन्फॉर्म नहीं किया निगोशिएटिंग बैंक को कि हमने एलसी कैंसिल कर दी है। यानी कि जब तक इन्फॉर्मेशन आई एलसी कन्फर्म होने की, उसके पहले पहले डॉक्यूमेंट अगर निगोशिएटिंग बैंक ने एक्सेप्ट कर लिए हैं तो भैया अब इशूइंग बैंक के ऊपर जिम्मेदारी आती है, निगोशिएटिंग बैंक नहीं जिम्मेदार होगा, ठीक है। देन द इशूइंग बैंक इज लाइबल टू कंपनसेट या रिइंबर्स द सेम टू निगोशिएटिंग बैंक, ठीक है। तो इशूइंग बैंक की जिम्मेदारी होगी कि वो कंपनसेट करे, रिइंबर्स करे निगोशिएटिंग बैंक को।
मेरी बात समझिए आप, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। यानी एलसी थी, उसके तहत सारे काम हो गए, उसके बाद एक्सपोर्टर ने ला करके जो है जो डॉक्यूमेंट्स थे वो निगोशिएटिंग बैंक को दे दिए, निगोशिएटिंग बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया। इधर इशूइंग बैंक ने इन्फॉर्मेशन भेजी कि एलसी कैंसिल कर दी है मैंने, लेकिन भेजने से पहले ही निगोशिएटिंग बैंक ने डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिए हैं अगर, तो इसका मतलब निगोशिएटिंग बैंक पेमेंट एक्सपोर्टर को कर देगा। और अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो अब जिम्मेदारी इशूइंग बैंक के ऊपर है। यानी इशूइंग बैंक को अगर एलसी कैंसिल करनी है तो वो तुरंत इन्फॉर्म करे किसको, निगोशिएटिंग बैंक को, कि भैया डॉक्यूमेंट मत एक्सेप्ट करना। अगर डॉक्यूमेंट निगोशिएटिंग बैंक एक्सेप्ट कर चुका है, इशूइंग बैंक को, निगोशिएटिंग बैंक को पैसे देने पड़ जाएंगे, ये पैसा भरेंगे, इनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि निगोशिएटिंग बैंक की जिम्मेदारी नहीं है। आपको पहले बताना चाहिए था, मैंने डॉक्यूमेंट ले लिए, पेमेंट कर दी, अब तुम बता रहे हो कि एलसी कैंसिल हो गए, तो हम काहे जिम्मेदार होंगे भाई? इशूइंग बैंक आपने लेट किया तो आप जिम्मेदारी लोगे। ओके, तो ये बात हमें क्लियर हो जाती है। रिवोकेबल एलसी इसीलिए थोड़ा सा रिस्की होती है। एक ऐसी एलसी जिसको कभी भी कैंसिल या परिवर्तित या रिवोक किया जा सके बिना किसी पार्टी को बताए हुए, बिना किसी पार्टी की सहमति लिए हुए, उसे रिवोकेबल एलसी कहते हैं, ठीक है। प्रेफरेबल नहीं होगी, देखिए इररिवोकेबल एलसी प्रेफरेबल होगी, रिवोकेबल नहीं होगी। इररिवोकेबल एलसी क्या होती है? ऐसी एलसी जिसको बिना पार्टीज़ के जो है सहमति के ना कैंसिल किया जाएगा, व्हिच कैन नॉट बी कैंसिल्ड आर अमेंडेड विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज कंसेंट। जितनी भी पार्टियां इन्वॉल्व हैं, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, ओपनिंग बैंक, इशूइंग बैंक, है ना, एडवाइजिंग बैंक, सभी की सलाह लिए बगैर, सभी की सहमति के, जिसको कैंसिल या अमेंड परिवर्तित ना किया जा सके, उसे इररिवोकेबल एलसी कहते हैं। यही ज़्यादा चलती हैं मार्केट में, ये ज़्यादा प्रेफरेबल होती है क्योंकि इसमें रिस्क नहीं रहता है। एक्सपोर्टर ने सारा सामान भेज दिया और उसके बाद एलसी कैंसिल हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए इररिवोकेबल एलसी ज़्यादा चलती है। द इररिवोकेबल एलसी इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, ठीक है, ध्यान दीजिए। जो एलसी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ना, तो वहाँ पर बताया था कि ये एक कंडीशनल अंडरटेकिंग होती है ना, कंडीशनल अंडरटेकिंग मैंने बताया था कि ये एलसी जो है कंडीशनल अंडरटेकिंग होती है। कंडीशन ये होती है कि अगर सारे डॉक्यूमेंट दोगे तो पेमेंट हो जाएगी। लेकिन जो इररिवोकेबल एलसी होती है ना, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है बाय इशूइंग बैंक टू मेक पेमेंट ऑन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट एज पर एलसी। अगर डॉक्यूमेंट एज पर एलसी सबमिट किए जाएंगे तो इशूइंग बैंक पेमेंट करेगा। इस बात की एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है इररिवोकेबल एलसी। इफ़ एलसी इज साइलेंट अबाउट वेदर इररिवोकेबल आर रिवोकेबल, है ना, अगर एलसी में कुछ नहीं लिखा गया है कि ये रिवोकेबल है या इररिवोकेबल है, तो इसे इररिवोकेबल एलसी ही माना जाता है। ध्यान देंगे, एलसी में कुछ लिखा नहीं है कि रिवोकेबल है या इररिवोकेबल है, तो उस केस में इसे इररिवोकेबल, यानी जिसे आसानी से कैंसिल न किया जा सके, वही वाली एलसी हम मानकर चलते हैं। यूसीपीडीसी 600 कहता है कि बैंकों को केवल इररिवोकेबल एलसी ही इशू करनी चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं रहता एक्सपोर्टर के पास। ओके फ्रेंड, तो इररिवोकेबल एलसी वो होती है जिसको आसानी से कैंसिल या परिवर्तित ना किया सके, यानी कि सबकी सहमति लेकर के ही अगर कैंसिल किया जा सके तो उसे इररिवोकेबल एलसी कहते हैं। ये एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है इशू बैंक के द्वारा कि अगर डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हैं एज पर एलसी टर्म्स तो हम पेमेंट जरूर करेंगे। अगर एलसी में कुछ लिखा नहीं है कि रिवोकेबल है या इररिवोकेबल है, तो उसे इररिवोकेबल एलसी ही माना जाएगा। और यूसीपीडीसी 600 कहता है कि बैंकों को केवल इररिवोकेबल एलसी ही इशू करनी चाहिए। उसके बाद में ट्रांसफरेबल एलसी की बात करेंगे। तीसरी एलसी है ट्रांसफरेबल एलसी। ट्रांसफरेबल एलसी इज अवेलेबल टू ट्रांसफ़र इन पार्ट आर इन फुल, है ना। तो जो ट्रांसफरेबल एलसी होती है उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है पूरी की पूरी या पार्ट में। ओके, उसके बाद में इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाई वन बेनिफिशरी फर्स्ट टू अनदर बेनिफिशरी सेकंड, ठीक है। तो इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है फर्स्ट बेनिफिशरी के द्वारा सेकंड बेनिफिशरी को, जैसे एलसी इशू ही मान लीजिए ए के नाम से, तो ये फर्दर इस एलसी को बी और सी के नाम पर इशू कर सकता है, बी और सी को ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन अगर बी चाहे आगे इसे डी को देना तो वो पॉसिबल नहीं होता है, यानी सिर्फ एक बार ट्रांसफ़र होता है। मेरी बात समझे आपको, ठीक है। ये आर्टिकल 38 में डिफाइंड है यूसीपीडीसी 600 के, कौन सी चीज़? ट्रांसफरेबल एलसी। और एलसी को ट्रांसफरेबल बनाने के लिए ज़रूरी है कि उस एलसी पर ट्रांसफरेबल लिखा हो। ओके, ये भी जरूरी है। ओके, और ट्रांसफरेबल एलसी कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली वंस। मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसफरेबल एलसी होती है फ्रेंड्स, उसको सिर्फ एक ही बार जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सेकंड बेनिफिशियरी कैन नॉट ट्रांसफर इट फर्दर। जो दूसरा बेनिफिशियरी होता है उसे आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। जैसे पर्सन ए ट्रांसफर्ड द एलसी टू बी एंड सी, पर्सन ए ने एलसी को बी और सी को ट्रांसफ़र कर दिया। अब अगर बी और सी चाहते हैं तो इसे फर्दर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। मेरी बात समझे, जैसे पिताजी ने जो है अपनी संपत्ति बेटे को दे दी, अब बेटा अगर उस अपने बेटे को देना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। बस एक ही बार एलसी ट्रांसफ़र की जा सकती है, भले ही वो आप जो है 3-4 लोगों को बांट दीजिए, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि एलसी
फुल में भी ट्रांसफ़र होती है और पार्ट में भी हो सकता है। 50% एक लोग को दे दीजिए, 20% एक लोग को, 30% एक लोग को, वो आपकी मर्जी पर है। ओके। एन एल सी इज सेट टू बी ट्रांसफरेबल ओनली इफ इट इज रिटन एज ट्रांसफरेबल इन एल सी। तो एल सी को ट्रांसफरेबल तभी कहिए जब उसमें लिखा हुआ हो, स्पेशली लिखा हुआ हो क्लियर आउट में कि ये ट्रांसफरेबल है। ओके। ट्रांसफरेबल एल सी की बात करेंगे फ्रेंड, तो जो ट्रांसफरेबल एल सी होती है वो फुल में भी ट्रांसफ़र होती है या पार्टों में भी ट्रांसफ़र होती है। इसमें फर्स्ट बेनिफिशियरी सेकंड बेनिफिशियरी को ट्रांसफ़र कर सकता है। ये आर्टिकल 38 में डिफाइंड है यूसीपीडीसी 600 के। और एलसी ट्रांसफरेबल होती है केवल एक बार, ठीक है, एक ही बार ट्रांसफ़र की जा सकती है। सेकंड बेनिफिशियरी इसे फर्दर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए ए व्यक्ति जो है उसने ए व्यक्ति को एलसी इशू की गई थी, उसने फर्दर ट्रांसफ़र बी और सी और डी को कर दिया। अब अगर सी चाहता है फर्दर इससे जो है ट्रांसफ़र करना तो वो पॉसिबल नहीं है, फर्दर ट्रांसफ़र नहीं पॉसिबल, एक बार ट्रांसफ़र की जा सकती है। एलसी ट्रांसफरेबल तभी कही जाएगी जब ये लिखा हुआ हो एलसी में कि हाँ ये ट्रांसफरेबल है, अदरवाइज नहीं। ओके। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो रेड क्लॉज एलसी और ग्रीन क्लॉज एलसी है फ्रेंड्स। ओके, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर बार आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो रेड क्लॉज एलसी किसे कहते हैं? अ लेटर ऑफ क्रेडिट विथ एडवांस पेमेंट, ठीक है, ये एक लेटर ऑफ क्रेडिट है जिसमें एडवांस पेमेंट की जाती है। अंडर दिस एलसी बैंक प्रोवाइड प्री शिपमेंट फाइनेंस आर पैकिंग क्रेडिट, ठीक है, यानी कि जहाज़ पर माल लोड होके जाने से पहले का जो लोन होता है उसे प्रोवाइड करता है टू एक्सपोर्टर फॉर मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स टू बी एक्सपोर्टर। जिस सामान को आपको एक्सपोर्ट करना है उसको बनाने के लिए जो भी पैसों की ज़रूरत है उसके लिए जब लोन दे दे बैंक तो उसे ही रेड क्लॉज एलसी कहा जाता है, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए जो है इंडिया में फ्रिज, मैं मान लेता हूँ कि आपको फ्रिज जो है एक्सपोर्ट करना है, फ्रिज को। अब फ्रिज को बनाने के लिए मान लीजिए आपको जो है 10 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तो आप बैंक जाओ और 10 करोड़ रुपए ले लो एलसी के अंतर्गत, ठीक है। तो ऐसी एलसी जिसमें एडवांस पेमेंट मिल जाए, यानी एलसी अभी जो है एलसी जनरली क्या करती है, एक जो है मीडिएटर का काम करती है कि हाँ तुम सामान भेजोगे और उसके बदले में हम तुम्हें पेमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि नहीं, पेमेंट तो सामान भेजने की बात छोड़ो, पहले जो सामान बनाना है उसके लिए तुम लोन ले लो। तो अगर उसके लिए लोन मिल जाए तो उसे रेड क्लॉज एलसी कहते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट विथ एडवांस पेमेंट होती है, इसमें प्री शिपमेंट के लिए या पैकिंग क्रेडिट के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है ताकि उस गुड्स को, जिसको जो चीज़ उसे एक्सपोर्ट करनी है, अगर हमारे देश से कार एक्सपोर्ट होनी है तो उसको बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी सामान खरीदना है उसके लिए जब लोन बैंक प्रोवाइड कर दे तो उसे ही रेड क्लॉज एलसी कहते हैं। इफ़ आफ्टर टेकिंग एडवांस एक्सपोर्टर डू नॉट सबमिट द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट देन इशूइंग बैंक विल वियर द लॉस। अब एडवांस ले लिया एक्सपोर्टर ने और जो है उसको जा करके उड़ा दिया, दारू पी लिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है, और डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किए कि हाँ हमने एक्सपोर्ट कर दिया है, तो उस केस में जो इशूइंग बैंक है उसकी जिम्मेदारी हुई, लॉस उसी को बियर करना पड़ेगा। यानी कि जनरली होना क्या चाहिए कि अगर एक्सपोर्टर ने सामान को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो है लोन लिया हुआ तो सामान को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी चीज़ें खरीदी उसको खरीदे, सामान मैन्युफैक्चर करे और एक्सपोर्ट करे, इसके अलावा और किसी पर्पज़ के लिए इस पैसे को यूज ना करे, तो उसे हम रेड क्लॉज एलसी कहते हैं। तो रेड क्लॉज एलसी क्या होती है? जिसमें एडवांस मिल जाता है, लोन एडवांस में दे देता है बैंक, ठीक है। तो रेड क्लॉज एलसी क्या होती है? जिसमें एडवांस पेमेंट देता है बैंक। इसमें आपको बैंक जो है प्री शिपमेंट फाइनेंस या पैकिंग क्रेडिट प्रोवाइड करता है ताकि जो गुड्स एक्सपोर्ट करना है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी चीज़ें खरीदनी उसको बैंक एक्सपोर्टर खरीद सके, तो उसे ही रेड क्लॉज एलसी कहेंगे। अगर एडवांस लेने के बाद में एक्सपोर्टर मिसबिहेव करता है, यानी कि जो है सामान नहीं बनाता है, तो इशूइंग बैंक की जिम्मेदारी वहाँ पर होती है। अब रेड क्लॉज एलसी से ही थोड़ा और आगे चले जाइए तो उसे ही ग्रीन क्लॉज एलसी कहते हैं। यानी रेड क्लॉज एलसी वाले फीचर तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ में वेयर हाउस का भी फीचर आ जाएगा, तो उसे ग्रीन क्लॉज एलसी कहते हैं। समझते हैं इस बात को। अंडर दिस एलसी बैंक प्रोवाइड फाइनेंस फॉर स्टोरिंग गुड्स इन वेयर हाउस along with pre-shipment finance or packing credit to the exporter। तो रेड क्लॉज एलसी क्या करती थी? एक्सपोर्टर को प्री शिपमेंट फाइनेंस या पैकिंग क्रेडिट देती थी ताकि जो चीज़ एक्सपोर्ट करनी है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी सामान इंडिया में खरीदना पड़ रहा है उसको खरीदो, इसके लिए लोन दे देती थी, है ना, उसी को ही हम पैकिंग क्रेडिट कहते हैं। तो ये तो देगा ही लोन बैंक, साथ ही साथ उसके अलावा इस एलसी में बैंक क्या करता है, वेयर हाउस में स्टोर करने के लिए, सामान जब विदेश में जाएगा तो वहाँ वेयर हाउस में स्टोर होगा, या हमारे देश में भी वेयर हाउस में स्टोर होने के लिए भी अगर लोन प्रोवाइड कर दे
जनरली विदेशों में ही यहाँ से सामान जाता है और फिर वहाँ विदेश में एक वेयर हाउस में रखा जाता है। वेयर हाउस में क्यों रखा जाता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सामान यहाँ से बना करके भेज देते हैं और हमारे पास ऑर्डर नहीं रहता, तो उसको वेयर हाउस में गोदाम में हम रख लेते हैं और बाद में फिर वहाँ से हम बेच देते हैं ऑर्डर के हिसाब से। ओके, तो अगर ऐसा केस है कि लोन आपको मिला हुआ है, पैकिंग क्रेडिट का लोन तो मिला ही है, साथ ही साथ वेयर हाउस के लिए भी, यहाँ पर गुड्स को, सामान को रखने के लिए भी लोन बैंक प्रोवाइड कर दें, तो उसे आप ग्रीन क्लास एलसी कहेंगे। ओके, क्लियर हो गई मेरी बात? तो अंडर दिस एलसी बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करता है वेयर हाउस में सामान को, गुड्स को स्टोर करने के लिए। विदेश में आपको वेयर हाउस में सामान को रखना है, उसके लिए भी लोन देगा, और साथ ही साथ में पैकिंग क्रेडिट लोन या प्री शिपमेंट फाइनेंस भी आपको प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर, तो उसे हम ग्रीन क्लास एलसी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है कि नाउ अडेज जो एलसी होती है ना, वो स्विफ्ट मैकेनिज्म के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली भेजी जाती हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अर्लियर एलसी विथ रेड एंड ग्रीन क्लॉज वुड बी टाइप्ड आउट इन रेड आर ग्रीन कलर इन ऑर्डर टू इन्वाइट द अटेंशन ऑफ एक्सपोर्टर एंड निगोशिएटिंग बैंक। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जो एक्सपोर्टर है उसका ध्यान खींचने के लिए, जो निगोशिएटिंग बैंक उसका ध्यान खींचने के लिए, जो रेड क्लॉज एलसी होती थी उसे रेड जो है कलर में, और जो ग्रीन क्लॉज एलसी होती थी उसे ग्रीन कलर में टाइप ही किया जाता था, उसी कलर में उसको टाइप ही कर दिया जाता था फ्रेंड्स। ओके, ताकि ध्यान रहे, जैसे रेड कलर में, ये रेड कलर में टाइप्ड है तो ये रेड क्लॉज एलसी हो जाती है, अगर ग्रीन कलर में टाइप रहती तो ग्रीन क्लॉज एलसी हो जाती थी। ओके, तो फ्रेंड्स रेड क्लॉज एलसी के फीचर प्लस वेयर हाउस के लिए भी अगर फाइनेंस मिल जाए तो उसे ग्रीन क्लॉज एलसी कहेंगे। रेड क्लॉज एलसी में किस चीज़ के लिए लोन मिलता है? पैकिंग क्रेडिट के लिए, प्री शिपमेंट फाइनेंस या पैकिंग क्रेडिट के लिए लोन मिलता है, और ग्रीन क्लॉज एलसी में पैकिंग क्रेडिट प्लस वेयर हाउस के लिए भी फाइनेंस मिल जाता है। वेयर हाउस जनरली जो है विदेशों में होते हैं, वहाँ पर रखा जाता है सामान को। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीन क्लॉज एलसी बोलते हैं। पहले एलसी जो है भेजी जाती थी जनरली, अभी एलसी स्विफ्ट मैकेनिज्म के थ्रू जाती है। पहले एलसी जो है रेड कलर में या ग्रीन कलर में टाइप ही की जाती थी, ताकि एक्सपोर्टर को पता चल जाए, निगोशिएटिंग बैंक को पता चल जाए। ध्यान रखेंगे, रेड क्लॉज एलसी हो या ग्रीन क्लॉज, बहुत कुछ आता है। ये दोनों एलसी जो है एंटीसिपेटरी क्रेडिट कहलाती हैं। क्या कहते हैं इन्हें? एंटीसिपेटरी क्रेडिट कहते हैं। अब जितनी भी एलसी फ्रेंड्स हमने यहाँ तक पढ़ी ना, अभी तक जितनी भी एलसी पढ़ी हैं, वो फर्दर जो है उनके भी सर्टेन टाइप होते हैं, जैसे साइट एलसी, एक्सेप्टेंस एलसी और डिफर्ड पेमेंट एलसी। यानी जितनी भी एबव हमने एलसी पढ़ी हैं, विद इन द एबव टाइप ऑफ एलसी, एलसी कैन बी साइट एलसी, एक्सेप्टेंस एलसी, डिफर्ड पेमेंट एलसी। ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा ऐसे जनरल भाषा में। साइट एलसी का मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट, आपने लेटर ऑफ क्रेडिट के डॉक्यूमेंट देखे और पेमेंट कर दी, पेमेंट इमीडिएटली, उसे कहेंगे साइट एलसी। एक्सेप्टेंस एलसी, आपने लेटर ऑफ क्रेडिट का डॉक्यूमेंट देखा, लेकिन उसमें यूसांस पीरियड जुड़ा हुआ है। यूसांस पीरियड मतलब कुछ समय जुड़ा हुआ है, मान लीजिए जैसे 90 डेज, तो आपने एलसी के डॉक्यूमेंट देखे और उसके बाद 90 डेज का यूसांस पीरियड था, 90 दिन इंतजार किया, तब पेमेंट कर दी, तो उसे एक्सेप्टेंस एलसी कहेंगे। फिर डेफर्ड पेमेंट में भी, डेफर्ड पेमेंट मतलब ही बाद में पेमेंट होता है। यहाँ पर आपने एलसी के डॉक्यूमेंट देखे और उसके बाद में 90 डेज आपने वेट भी किया, दोनों बातें की, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है एक्सेप्टेंस एलसी में, और यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ नहीं किया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं रहता है तो जो कुछ चार्जेज वगैरह होते हैं जो है उसको भरना नहीं पड़ता है, बाकी दोनों एक ही जैसे होते हैं। थोड़ी बात आपको समझ में आई है, डिटेल में यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। साइट एलसी क्या होती है? अंडर अ साइट एलसी, साइट मतलब देखा और पेमेंट कर दी, द बेनिफिशियरी इज एबल टू गेट द पेमेंट ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया और पेमेंट मिल गई बेनिफिशियरी को, वो साइट एलसी कहलाती है। दीज एलसीज आर डीपी, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, डीपी। ठीक है, इन्हें डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट कहते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पेमेंट हो गई। ओके, एक्सेप्टेंस एलसी की बात करते हैं। इन एन एक्सेप्टेंस एलसी द बिल ऑफ एक्सचेंज आर ड्राफ्ट्स आर ड्रॉन विथ सर्टेन इशांस पीरियड एंड पेबल अपॉन एक्सेप्टेंस एट फ्यूचर डेट। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस जो एलसी होती है, इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज या ड्राफ्ट को ड्रा किया जाता है सर्टेन यूसांस पीरियड के साथ। यूसांस पीरियड मतलब जैसे आपको जो पेमेंट होनी है वो 45 दिन बाद, 90 दिन बाद ऐसे पेमेंट होती है, उसे यूसांस पीरियड कहते हैं, और फ्यूचर डेट में इसकी पेमेंट करनी होती है। ठीक है, तो इसे एक्सेप्टेंस एलसी कहते हैं। यूसांस पीरियड में भी सर्टेन नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, लाइक 90 दिन, 45 दिन। ठीक है, ऐसी एलसीज को डीए कहते हैं, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। मतलब इसमें एलसी के डॉक्यूमेंट्स आपने लिए, एक्सेप्ट कर लिए, और उसका जितना भी यूसांस पीरियड एलसी में लिखा हुआ है, मान लीजिए 90 डेज, तो 90 डेज बाद पेमेंट आप करते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज या ड्राफ्ट को ड्रा किया जाता है, तो उसे एक्सेप्टेंस एलसी कहते हैं। डेफर्ड पेमेंट एलसी की बात करेंगे,
ये ऑलमोस्ट सिमिलर होती है एक्सेप्टेंस एलसी की, एक्सेप्ट देयर इज नो बिल ऑफ एक्सचेंज और ड्राफ्ट ड्रॉन। यहाँ पर ना तो कोई बिल ऑफ एक्सचेंज ना ही कोई ड्राफ्ट जो है ड्रा किया जाता है, बाकी सेम होता है। ओके, ड्यू डेट जो होती है वो जनरली लेटर ऑफ क्रेडिट पर ही मेंशन रहती है इसमें, एलसी पर ही, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज है नहीं, कोई ड्राफ्ट नहीं ड्रा हुआ, तो इसमें वहाँ पर डेट ना होकर के जनरली जो है ड्यू डेट जो है कहाँ लिखी होगी, एलसी पर ही लिखी होगी। द absence ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज सेव्स द बेनिफिशियरी फ्रॉम कास्ट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी और एनी अदर लेवी। ठीक है, तो यही बताया कि बिल ऑफ एक्सचेंज गायब क्यों करते हैं, क्योंकि बेनिफिशियरी यानी एक्सपोर्टर को ये फ़ायदा हो जाता है कि उसे स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती या कोई और चार्जेस नहीं पे करने पड़ते हैं, ये इतना फ़ायदा हो जाता है। बाकी दोनों एलसियाँ एक जैसी होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ में आया होगा। साइट एलसी का मतलब आपने डॉक्यूमेंट देखा और पेमेंट कर दी, इसीलिए डीपी कहते हैं, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, डॉक्यूमेंट दिखाया और पेमेंट कर ली। डी ए कहते हैं इसको, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। इसमें क्या होता है कि आपने डॉक्यूमेंट देखा प्लस यूसांस पीरियड जो भी 90 दिन का टाइम था उतना वेट किया और फिर पेमेंट कर दी, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज या ड्राफ्ट यहाँ पर ड्रा होता है। और जो ये तीसरी वाली एलसी है हमारी डिफर्ड पेमेंट, इसमें भी सेम चीज़ है। आपने बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब आपने ये एलसी के डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट किए और फिर यूसांस पीरियड 90 डेज़ का वेट किया और उसके बाद में फिर पेमेंट कर दी, लेकिन यहाँ पर क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज या जो है बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर जो है ड्राफ्ट ड्रा नहीं होता है। ओके, इसे डीए कहते हैं, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, मतलब डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस ली गई है कि हाँ फ्यूचर में आपकी पेमेंट कर देंगे। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद में अगले टाइप की एलसी की हम बात करेंगे। तो ध्यान रखिए कोई एलसी का टाइप नहीं है फ्रेंड, देखिए एलसी की पेमेंट कैसे होती है उसके बारे में है ये चर्चा। देखिए इसके पहले जो हमने एलसी की बात की है, जैसे रेड क्लॉज एलसी और ग्रीन क्लॉज एलसी, ये सब एलसी के टाइप हैं। ये एलसी की पेमेंट क्या होती उसके टाइप के बारे में बात कर ली हमने बीच में। साइट एलसी कोई एलसी नहीं है, एक्सेप्टेंस एलसी कोई एलसी नहीं है, एलसी की पेमेंट का मेथड है। ओके, क्लियर हो जाती है बात यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अब अगला टाइप है बैक टू बैक एलसी। ये एक एलसी का टाइप है, ग्रीन क्लॉज एलसी, रेड क्लॉज एलसी, रिवोकेबल एलसी, इररिवोकेबल एलसी, दीज आर टाइप ऑफ एलसीज, है ना। लेकिन साइट एलसी, एक्सेप्टेंस एलसी, ये उनके पेमेंट करने का मेथड होता है। ओके, बैक टू बैक एलसी का मतलब होता है व्हेन एन एलसी इज गेट इशूड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ अदर एलसी, इट इज कॉल्ड बैक टू बैक एलसी। एक एलसी आपके पास पहले से थी, इसको गिरवी रखा, बंधक रखा, बैंक को दिया और उसके बिहाफ पे दूसरी एलसी आपने इशू करवा ली, तो इसे ही बैक टू बैक एलसी कहा जाता है। ठीक है, व्हेन एन एक्सपोर्टर अरेंज टू इशू एन एलसी इन द फेवर ऑफ लोकल सप्लायर टू परचेज गुड्स, procure goods on strength of export LC issued in his favor, it is called back to back LC। इसकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ती वही बता रहा है कि मान लीजिए कोई एक्सपोर्टर के पास LC है, ठीक है, उसको जो है वो चाहता है कि उसका जो लोकल सप्लायर है उसको कोई सामान खरीदना है, उसके लिए पेमेंट चाहिए, तो एक्सपोर्टर ने अपनी LC को बंधक रखा और उसके बदले में इशू करवा ली एक LC की, मतलब मेरी LC के दम पर आप एक दूसरी बंधक न कह करके एक मेरी LC के बिहाफ पर आप ऐसा करें किसी को, मतलब ये LC अपने आप में एक प्रमाण हो गया ना। जैसे एक बैंक गारंटी आपके पास अगर है तो इसी बैंक गारंटी को विश्वास मान करके दूसरी गारंटी इशू करवाना है, उसी टाइप की बात है कि एक्सपोर्टर के पास जो LC है उसको बेसिक मानिए कि हाँ ये गारंटी है और इसके आधार पर एक LC जो है हमारे ये जो लोकल सप्लायर है उसको इशू कर दीजिए, तो उसे बैक टू बैक LC कहेंगे। बैक टू बैक LC इज फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स लोकली आर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर मेकिंग द एक्सपोर्ट कमिटमेंट। जो बैक टू बैक LC होती है वो ज़्यादातर इशू की जाएगी किसके लिए, गुड्स को प्रोक्योर करना है लोकली, मतलब वहीं लोकल मार्केट में आपको कोई सामान खरीदना है, जैसे आपको कार मैन्युफैक्चर करके अगर एक्सपोर्ट करनी है तो कार के लिए टायर, है ना, सीट कवर, लाइटिंग, इंजन, ये सारी चीज़ों की खरीदने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर उसको लोकली परचेज करना है गुड्स को, तो उस केस के लिए आप बैक टू बैक LC इशू करवा सकते हैं। या कोई ऐसा सामान है जो विदेश से इंपोर्ट होकर के आएगा, जैसे मान लीजिए कार के इंजन हम नहीं बनाते, है ना, अगर हम कार के इंजन नहीं बनाते तो वो इंपोर्ट होकर के विदेश से आएगा। जैसे जो चिप होती है लैपटॉप वगैरह की, ये कहाँ बनती है, हमारी चाइना में बनती है, तो इस केस में क्या करें, हम चाइना से सामान को इंपोर्ट करेंगे, तो उस लिए भी जो LC है बैक टू बैक वो इशू की जा सकती है। ठीक है, तो बैक टू बैक LC आपको समझ में आ गई। जब एक LC की स्ट्रेंथ पर दूसरी LC आप इशू करवा ले जाएं तो उसे ही बैक टू बैक LC कहते हैं। इसका प्रयोग जो है लोकली गुड्स को प्रोक्योर करने के लिए या जो एक्सपोर्ट की कमिटमेंट है उसको मतलब जो है मीट करने के लिए, अगर कोई गुड्स इंपोर्ट करना है तो उस केस में भी इस LC को यूज किया सकता है। 7वां, स्टैंड बाई LC क्या होती है। स्टैंड बाई LC और बैंक गारंटी दोनों सेम होते हैं, ऐसे समझ लीजिए। स्टैंड बाई LC आर सिमिलर टू बैंक गारंटी, जैसे बैंक गारंटी इशू करता है ठीक उसी तरीके से स्टैंड बाई LC जो है इशू की जाती है। स्टैंड बाई LC का मतलब ये हुआ कि स्टैंड बाई है, मतलब अभी खड़े, मतलब स्टैंड बाई है, मतलब
यूज में नहीं है। इसका रोल तब आएगा जब एक तरफ से कहीं डिफ़ॉल्ट हो जाए। इफ़ इम्पोर्टर फेल्स टू मीट्स इट ऑब्लिगेशन, इम्पोर्टर ने सामान इंपोर्ट कर लिया लेकिन पैसे नहीं दे पा रहा है, अपनी ऑब्लिगेशन को फेल कर जा रहा है, तो एक्सपोर्टर जो है इन्वोक करेगा ऑब्लिगेशन बैंक की कि आप पे करिए, आपने कहा था कि हम पेमेंट करेंगे। भाई इंपोर्टर पैसा नहीं दे पा रहा है एक्सपोर्टर को, तो उसी केस में ही जो है इंपोर्टर, जो बैंक है इंपोर्टर का, उसकी ऑब्लिगेशन आ जाती है कि पेमेंट करो एक्सपोर्टर को। ठीक है, तो स्टैंड बाय एलसी बैंक गारंटी के जैसी होती है। जब इंपोर्टर पैसे नहीं दे पाता है उसी केस में ही इसे इन्वोक किया जाता है कि हाँ अब जो है इस एलसी, स्टैंड बाय एलसी अब मतलब जो है अपने उस पर आ जाती है, अपने परफॉर्मेंस में आ जाती है। जैसे फ्रेंड जो बैंक गारंटी होती है उसमें क्या होता है, देखिए बैंक गारंटी में मान लीजिए अगर आप इसको जो है कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, बीटेक वगैरह करने गए, तो बीटेक में करने जब आप गए तो आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, बैंक से लोन लिया, तो बैंक क्या करता है कि आपके पिताजी से बोलेगा कि ऐसा करिए आप बैंक गारंटी दे दीजिए, मतलब मैं बैंक गारंटी इशू कर देता हूँ। ठीक है, तो बैंक गारंटी इशू हो गई पिताजी की, यानी फादर साहब की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं जो है अपना लोन नहीं भर पाऊँगा तब पिताजी की जिम्मेदारी होगी कि वो बैंक का लोन भरें। अब मान लीजिए मैंने पढ़ाई की और नौकरी नहीं लगी तो मैं बैंक का लोन नहीं भर पाऊँगा, तो उस केस में बैंक गारंटी इन्वोक हो जाती है और जिम्मेदारी आती है कि फादर साहब ऐसा है कि आपने कहा था कि मैं पेमेंट करूंगा तो आप पेमेंट करिए। ठीक है, अगर ये जो व्यक्ति है जिसने लोन लिया था एजुकेशन के लिए, अगर वो कमाने लगा और उसने अपनी लोन भरना शुरू कर दिया तो ये बैंक गारंटी ऐसे निरर्थक है, कोई मतलब नहीं है इसका, कभी इन्वोक ही नहीं होगी। लेकिन जब इन्वोक होगी वो कंटिजेंसी यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में अगर एक्टिवेट होगी तो उस केस में इसकी लायबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक उसी तरीके से स्टैंड बाय एलसी तो है लेकिन इसका कोई रोल नहीं है तब तक जब तक कि इंपोर्टर अपनी ऑब्लिगेशन से फेल ना हो जाए। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। रिवॉल्विंग एलसी की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स रिवॉल्विंग एलसी का मतलब होता है जो रिवॉल्व होती रहे, एक के बाद जो है ना, बार बार जो है काम आती रहे, उसे रिवॉल्विंग एलसी कहते हैं। व्हिच इज इनस्टेटेड अगेन आफ्टर निगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट ड्रॉन अंडर एलसी, मतलब एलसी के तहत जो डॉक्यूमेंट ड्रॉ हुए हैं उनके वजह से दोबारा रीइनिशिएट हो जाए, दोबारा से जीवित हो जाए, उसे ही रिवॉल्विंग एलसी कहते हैं। एंड एलसी व्हिच विल कीप रिवॉल्विंग इज कॉल्ड रिवॉल्विंग एलसी, जो बार बार जो है यूज में आती रहे उसे रिवॉल्विंग एलसी कहते हैं। इफ़ वायर रिक्वेस्ट पार्शियल डिलीवरीज ऑफ ऑर्डर्ड गुड एट स्पेसिफिक इंटरवल्स द बैंक विल मेक द पेमेंट ऑफ ईच कंजिक्यूटिव इंस्टॉलमेंट अंडर रिवॉल्विंग एलसी। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लीजिए जो बायर है उसने कहा है कि हमको 100 कार चाहिए, लेकिन ऐसा करो कि जो है आप 25-25 की 4 बार मुझे पहुंचाओ। ठीक है, तो 25-25 की 4 बार पेमेंट मतलब जो है 4 बार में कार हमारे देश में इंपोर्ट होकर के आएंगी। इफ़ आई रिक्वेस्ट पार्शियल डिलीवरी, यहाँ पार्शियल डिलीवरी की बात की, पूरा नहीं, ऑफ द ऑर्डर गुड एट स्पेसिफिक इंटरवल द बैंक विल मेक द पेमेंट ऑफ ईच कंजिक्यूटिव इंस्टॉलमेंट अंडर रिवॉल्विंग एलसी। तो इस केस में एक एलसी इशू ना हो करके, है ना, एक तरीके से रिवॉल्विंग एलसी इशू होगी, यानी यही एलसी एक बार पेमेंट करेगी 25 कार के लिए, फिर यही एलसी अगेन पेमेंट करेगी 25 एलसी के लिए, फिर एक बार अगेन करेगी और फिर एक बार अगेन करेगी, ये रिवॉल्व होती रहेगी, यानी सेम एलसी बार बार पेमेंट कर रही है। अदरवाइज एक एलसी के तहत एक ही पेमेंट इशू होता है, एक लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट एक ही पेमेंट इशू होता है। लेकिन अगर रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट है तो उस केस में मल्टीपल टाइम्स पेमेंट होती थी, यानी ये रिवॉल्व हो रही, बार बार जिंदा हो जा रही है। एक बार 25 कार के लिए पेमेंट की, फिर जिंदा हुई, 25 कार के लिए फिर पेमेंट, ऐसे करके। ठीक है, द बैंक इज लाइबल फॉर टोटल पेमेंट ऑफ ऑल द पार्शियल डिलीवरीज, बैंक की जो जिम्मेदारी होती है कि टोटल पेमेंट करे जितनी भी पार्शियल डिलीवरी, जैसा कि 100 कार के लिए का कॉन्ट्रैक्ट हो तो 100 कार का पूरा पेमेंट करेगा वो, भले ही एक बार में 25-25 ले करके डिलीवर हो रही है, बट बैंक को टोटल जो भी 100 कार का पेमेंट है वो देना होता है। ये बस गाइडलाइन ये कहती है कि सेकंड पार्शियल पेमेंट तभी जो है काम आएगी जब तक पहली इंस्टॉलमेंट पे ना हो गई हो। द सेकंड पार्शियल पेमेंट इज नॉट इफेक्टिव अंटिल द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हैज़ नॉट बीन पेड एंड सो फॉर्थ, यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी तभी सेकंड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की जाएगी, जब सेकंड पेमेंट हो जाएगी तब थर्ड इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी, फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट, इसी क्रम में ये चलता रहता है। तो ऐसी एलसी जो बार बार जीवित होती रहे उसे जो है रिवॉल्विंग एलसी कहते हैं, जो कीप रिवॉल्विंग उसे रिवॉल्विंग एलसी कहते हैं। कहाँ काम आती है उसमें मैंने बताया कि कोई है जो पार्शियल डिलीवरी चाहता है, 100 कार उसने मंगवाई है लेकिन उसने ये कहा है कि आप पहले 25 दीजिए, फिर 50 दीजिए और फिर 25 मुझे दीजिए, इस क्रम में अगर मांगा हुआ है तो एक एलसी इशू होगी बैंक की, लेकिन वो हर पार्शियल डिलीवरी के अगेंस्ट पेमेंट करेगी, 25 की करेगी, फिर 50 की करेगी, फिर अगेन 25 करेगी, कुल मिला करके 100 जो है
कार की पेमेंट होनी है। तो बैंक की जिम्मेदारी टोटल पेमेंट की होती है। 100 कार की बात हुई है तो 100 कार की पेमेंट होनी है, लेकिन हर पार्सल डिलीवरी की टोटल पेमेंट जितनी भी होगी वो सारी पेमेंट करनी होगी। सेकंड पार्सल पेमेंट तभी इशू होगी जब फर्स्ट पार्सल इंस्टॉलमेंट जा चुकी हो। यही होता है फ्रेंड्स रिवॉल्विंग एलसी, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स जो है, देखिए अब तक हमने एलसी क्या होती है, एलसी में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं और टाइप ऑफ एलसी, इतनी बातें यहाँ पर कवर कर ली हैं। अब हम इनको टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स इनको टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इनको टर्म्स कुल मिलाकर के 11 होते हैं और इसका भी डिटेल में वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। यहाँ उतना पढ़ रहे हैं जिससे आपको बातें पता चल जाए, समझ में आ जाए। बहुत ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो उस वीडियो को आप रेफ़र कर सकते हैं। ओके, तो इनको टर्म्स की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। ओके, तो इनको टर्म्स की ज़रूरत क्यों होती है? देखिए फ्रेंड्स होता क्या है ना, जैसे अगर हम इसकी बात करें ना तो एक्चुअल में ज़रूरत क्यों पड़ी उसका थोड़ा सा समझ लेते हैं छोटी सी कहानी के थ्रू। जैसे क्या है, मान लीजिए आप ना अभी बॉम्बे में पोस्टेड हैं, मैं मान लेता हूँ आप बॉम्बे में पोस्टेड हैं और आपका जो है ट्रांसफ़र कोलकाता हो जाता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोलकाता हो जाता है। ऐसे में आपका बॉम्बे में मकान है, घर है, लीज पे रखा जो भी है, ठीक है, वहाँ पर आपका बहुत सारा सामान है, इसको शिफ्ट हो करके कोलकाता में जाना है, ठीक है। तो अब आपको ज़रूरत होगी पैकर्स एंड मूवर्स की, है ना। पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी से आपने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि ठीक सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा करिए हमें 55,000 रुपये दे दीजिए और हम आपका सारा सामान यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, चलो ये तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन आप ना थोड़ा डिटेल में बात करना भूल गए। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जब 55,000 रुपये उसने लिए आपसे और आकर के सामान आपके मतलब घर से पूरा मतलब जो है लोड किया इसने ट्रक पे, ट्रक चली और उसके बाद में जब यह कोलकाता पे यहाँ पहुँची ना, तो आपका मकान मान लीजिए 7th फ्लोर पर है, यहाँ वहाँ पर हो सकता है आपका ग्राउंड पे था, यहाँ 7th फ्लोर पर है। अब ट्रक नीचे आकर खड़ी हो गई। नाउ द पैकर एंड मूवर इज सेइंग कि सर हमारी जो बात हुई है ना उसमें हमने 7th फ्लोर की कोई बात नहीं की है, मैंने बस ये कहा था कि हम आपका सामान मूव कर देंगे, तो हम क्या करेंगे गेट तक यहीं छोड़कर चले जा रहे हैं, ऊपर ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। अब आप सोचिए कि अगर सामान आपके यहाँ नीचे उतर जाए तो 7 फ्लोर तक ले जाना कितना ज़्यादा टीडियस टास्क होगा, कितना मतलब परेशानी भरा टास्क होगा। और 55,000 रुपये भी जा चुके हैं, अब इसमें वो शामिल भी नहीं होगा, आपको 2-4 हज़ार रुपये और भी एक्स्ट्रा शामिल मतलब खर्चे करने पड़ेंगे। तो हुआ क्या, एक तरीके की मिसकम्युनिकेशन हो गई, कन्फ्यूजन हो गई, इसीलिए टर्म्स डिसाइड किए गए। अब चूँकि एक कंट्री है तो बात अलग की है, मान लो ये तो चलो अपने देश में ही बात थी कि बॉम्बे टू कोलकाता जाना था, लेकिन अगर डीलिंग आपकी जो है इंडिया टू सिंगापुर हो, बॉम्बे से सिंगापुर सामान जाना है, तो भाई इंडिया के अपनी स्टाइल है और सिंगापुर की अपनी स्टाइल है ना। यहाँ पर बोलते नहीं जुगाड़ से भी काम हो जाता है, थोड़ा बहुत जो है बातचीत करके भी जो है चलो 200 रुपये और दे दिए और उसने मान ली बात। सिंगापुर में ऐसा नहीं होता है, अगर तो उस केस में आप लोग परेशान हो जाओगे। इसीलिए इंटरनेशनल टर्म्स डिसाइड किए गए कि हाँ इस टर्म का ये मतलब है। ओके, इसीलिए इनको टर्म्स इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स लेकर के आए गए हैं। ओके, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट आर ऑफन नॉट अवेयर ऑफ डिफरेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस इन रिस्पेक्टिव कंट्रीज इन विच कैन बी मिसअंडरस्टैंडिंग रिजल्टिंग इन अननेसेसरी डिस्प्यूट, है ना। तो मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टी एक इंडिया की है, एक सिंगापुर की है, तो वो हो सकता है कि अलग अलग देशों में जो ट्रेड प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस चलती है उसके बारे में अवेयर ना हो। इसकी वजह से क्या होगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये कोर्ट में केस भी जा सकता है, डिस्प्यूट हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए इंटरनेशनल आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स पेरिस ने इंटरनेशनल रूल पब्लिश किए हैं फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रेड टर्म नोन एज इनको टर्म। ठीक है, तो ट्रेड टर्म को इनको टर्म के नाम से पब्लिश किया गया, जिसमें हर टर्म के अपने मायने हैं। अभी हम समझेंगे उन 11 इनको टर्म्स के बारे में, किस टर्म के क्या मायने हैं। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई। पहली बात, इनको टर्म्स का मतलब इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म होता है। दूसरा, इसे पब्लिश किया था आईसीसी पेरिस ने। ठीक है, इसको किसने पब्लिश किया है? इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो है पब्लिश किया था। इनको टर्म्स डिफाइन लाइबिलिटी ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, मतलब इनको टर्म्स क्या करते हैं, बायर की क्या जिम्मेदारी होगी, सेलर की क्या जिम्मेदारी होगी, उसके बारे में बताते हैं। आईसीसी पब्लिकेशन ऑन इनको टर्म्स हैव बीन अपडेटेड सेवरल टाइम्स एंड लेटेस्ट वर्जन इज जनवरी 2020। ठीक है, तो इनको टर्म जो पब्लिश हुए थे फ्रेंड्स वो कई बार अपडेट किए गए हैं, और जो लेटेस्ट टर्म है वो 2020 है, 2020 का है, यानी 2020 के बाद इसे रिवाइज नहीं किया गया है। और कुल मिलाकर के इनको टर्म्स कितने हैं? 11। तो हमें ये बात क्लियर हो गई, इनको टर्म्स का मतलब इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स होता है। ठीक है, दुनिया भर की जो पार्टीज होती हैं उनके अलग अलग टर्म के अलग मायने होते हैं। उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इंटरनेशनल रूल्स पब्लिश किए गए हैं, किसके द्वारा? आईसीसी पेरिस के द्वारा। आईसीसी है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन्होंने इनको टर्म्स पब्लिश किए हुए हैं।
इनको टर्म्स में सेलर और बायर की जिम्मेदारियां अभी हम बात करेंगे, तो आपको ये सारी बातें समझ में आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सेलर और बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी सेट की गई है। इनको टर्म्स को कई बार जो है अपडेट किया गया है। लेटेस्ट वाला जनवरी 2020 या 2020 के नाम से जाना जाता है, और कुल मिलाकर के इनको टर्म्स है 11। ठीक है, 11 इनको टर्म्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सारे के बारे में बात नहीं करेंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं 4-5, उनके बारे में बात करेंगे। बाकी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे और छोड़ देंगे। ठीक है, पहला इनको टर्म है एक्स वर्क या एक्स वेयर हाउस बोलते हैं फ्रेंड्स। ओके, इन एक्स वर्क्स लाइबिलिटी ऑफ सेलर इज टू प्लेस द गुड्स एट हिज प्रीमाइसेस ओनली। एनी ट्रांसपोर्ट मेथड एक्सपोर्टर कंट्री। इस बात के क्या मायने हैं समझते हैं। देखिए, जैसे अगर मैं सामान के यात्रा की बात करूँ ना, थोड़ा सा इस बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ सेलर है, ठीक है, इसने मान लीजिए 10 कार बनाई है, ठीक है, 10 कार बनाई और उसको भेजने का काम उसका है। ठीक है, अब 10 कार अगर बनाई तो क्या होगा, यहाँ उसकी फैक्ट्री होगी, वेयर हाउस होगा सेलर की, जहाँ पर वो 10 कार बना करके यहीं पर रख देगा। अब यहाँ से आगे क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो कार हैं किसी ट्रक में लोड होंगे, ट्रक आगे बढ़ेगा, ट्रक जा करके आगे जो है पोर्ट में पहुँचेगा। पोर्ट मतलब बंदरगाह पे पहुँचेगा या एयरपोर्ट पे पहुँचेगा। पोर्ट से अंदर एंट्री होगी, अंदर एंट्री होगी तो यहाँ पर ट्रक आपका खड़ा होगा। यहाँ पर हो सकता है हवाई वो पानी का जहाज़ होगा जिस पर ये सामान लदेगा। फिर ये जहाज़ ले करके जाएगा विदेश, दूसरे देश में जहाँ जाना है सामान, वहाँ पर पोर्ट पे ट्रक पे लदेगा, है ना। फिर वो पोर्ट पार होगा और पोर्ट में पार होकर के फिर उस व्यक्ति के या इम्पोर्टर के घर पहुँचेगा, इम्पोर्टर की कंपनी पहुँचेगा। ये पूरी ऐसी जर्नी यहाँ से यहाँ तक चलती है। ठीक है, ऐसे चल रही है। तो एक्स वर्क का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो बेचने वाला है, सेलर की जिम्मेदारी इतनी है कि वो जो भी सामान उसको बेचना है, भेजना है, वो अपनी प्रीमाइसेस में ही बना करके रख देगा। यानी अगर उसे 10 कार बेचनी है तो उसने क्या किया, 10 कार बनाई, मैन्युफैक्चर करी अपनी कंपनी में और वहीं रख दी, बात ख़त्म। इसके बाद की सारी जिम्मेदारी किसकी हुई, इम्पोर्टर की, बायर की। यानी कि अब बायर की जिम्मेदारी है कि वो वहाँ ट्रक भेजे, 10 कार उस ट्रक में लदवाए, उसको पार करके जो है पोर्ट पे पहुँचाए, पोर्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह पे करे, फिर ट्रक पे लदवाए, फिर हवाई जहाज़ में लदवाए, एयरपोर्ट में जाएगा तो हवाई जहाज़ में लदेगा, समुद्री जहाज़ में जाएगा तो वहाँ लदेगा, उसका अपने देश में लाए, फिर यहाँ उतारे, पोर्ट में पार करे, है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी यहाँ पर कस्टम ड्यूटी वगैरह पार करे और फिर ला कर अपने घर पे ले आए। ये सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, इंपोर्टर की हुई। तो यही मतलब एक्स वर्क, मतलब अब एक टर्म डिसाइड हो गया। आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एक्स वर्क का, इसका मतलब ये हुआ कि सेलर जो है आज़ाद है। किस बात से, सेलर को सिर्फ इतना करना है कि अपनी फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बनाना है उसको बना करके रख दे, बस हाथ पैर जोड़ करके बैठ जाए। सारी की सारी जिम्मेदारी किसने ले ली, इंपोर्टर ने ले ली। एक्सपोर्टर का काम खत्म हो गया। ये है, अब ऐसा वर्ड एक्स वर्क बन गया। इसका मतलब अब ये पूरे दुनिया का कोई भी देश हो, एक्स वर्क अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो सबको ये बात पता है कि सेलर केवल अपनी प्रीमाइसेस में ही मुझे सामान देगा, उसके अलावा कहीं सामान पहुंचाने वाला ये नहीं है। मेरी बात अब आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, एनी ट्रांसपोर्ट मेथड का मतलब हुआ कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप जो है मतलब हवाई जहाज़ के रास्ते से भी ले जा सकते हैं, पानी के रास्ते से भी सामान को ले जा सकते हैं। एक्सपोर्टर का कंट्री का मतलब ये हुआ कि एक्स वर्क अगर हो रहा है तो उसमें जो सामान होगा वो एक्सपोर्टर की कंट्री में ही रहेगा, अभी इंपोर्टर की कंट्री में एंट्री उसकी नहीं हुई है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। थोड़ा और देखते हैं। FCA आता है अगला टर्म। अगर लिखा गया कि हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट FCA है तो इसका मतलब होता है फ्री कैरियर एट। फ्री कैरियर एट का मतलब सेलर डिलीवर्स द गुड्स एट द गेट ऑफ पोर्ट बट नॉट इनसाइड द पोर्ट। अब क्या हुआ, सेलर की जिम्मेदारी है कि सामान बनाए। ठीक है, यहाँ सामान देखिए, एक्स वर्क में यहीं तक जिम्मेदारी थी। अब क्या है कि सामान बनाएगा, उसको ट्रक पे ला देगा, ट्रक पे लाद करके पोर्ट के गेट के बाहर ला करके खड़ा कर देगा, बंदरगाह के बाहर खड़ा कर देगा, अंदर नहीं ले जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ तक की जिम्मेदारी अगर कोई निभा रहा है तो उसे फ्री कैरियर एट FCA बोलते हैं। अब बंदरगाह के अंदर ट्रक यहाँ खड़ा हो गया, इसके अंदर ले जाना, क्योंकि यहाँ ड्यूटी वगैरह पड़ती है, वो कस्टम क्लियरेंस वगैरह लेना पड़ता है, तो ये जिम्मेदारी अब इम्पोर्टर की। यानी यहाँ से ले करके गेट के बाहर से शुरू होकर के यहाँ तक की पूरी जिम्मेदारी अब इम्पोर्टर की हो गई। सेलर की जिम्मेदारी केवल यहाँ से पोर्ट के गेट तक थी। बात समझ में आ रही है अब आपको ना कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो गुड्स डिलीवर कहाँ हुए, पोर्ट के गेट के बाहर, इनसाइड नहीं ले जाता है। मेन कैरेज अनपेड एनी ट्रांसपोर्ट मेथड एक्सपोर्टर कंट्री मतलब अभी भी सामान एक्सपोर्टर की कंट्री में रहेगा। FCA के तहत एनी ट्रांसपोर्ट मेथड का मतलब आप हवाई जहाज़ से भी सामान अभी ले जा सकते हैं और जो है पानी के जहाज़ से भी ले जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पोर्ट की जगह पर एयरपोर्ट भी
रहेगा सही। अगर एयरपोर्ट पर भी ले जाएगा तो एयरपोर्ट के गेट के बाहर छोड़ देगा। ओके, मेन कैरेज अनपेड का मतलब एक बार जो है हवाई जहाज़ पे या पानी के जहाज़ पे सामान लोड हो गया और उसके बाद में ये जो हवाई मतलब जो है पानी का जहाज़ चलेगा और दूसरी देश में पहुंचेगा, तो ये जो खर्चा होता है इसे मेन कैरेज कहते हैं। मेन भाड़ा, मुख्य भाड़ा अनपेड है, यानी FCA फ्री कैरियर ऐड में मुख्य भाड़ा कोई मतलब सेलर नहीं पे करेगा। सेलर जो है मेन कैरेज अनपेड रहता है, यानी पे नहीं करेगा। यानी समझ गए मेरी बात को। जैसे यहाँ पर था ये वाला, देखिए यहाँ पर क्या है, सामान यहाँ पर जहाज़ में लोड हुआ, फिर यहाँ से यहाँ पूरी यात्रा करके यहाँ पहुँचा और फिर यहाँ अनलोड हुआ। तो ये जो फैसला तय हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक का जो फैसला तय हुआ है, इसका जो भाड़ा होगा उसे मेन कैरेज कहते हैं, मेन कैरेज बोलते हैं। ओके, तो मेन कैरेज जो है सेलर नहीं पे करता, यही बात मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। यानी वो जब भाई जब उसने बंदरगाह के बाहर ही रख दिया, बंदरगाह के बाहर ही जब छोड़ दिया सामान को, तो यहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं, तो भाड़ा पे करने की तो बात ही खत्म हो गई। ओके, तो ये भी बात आपको समझ में आ जाती है। अब आता है FAS फ्री अलोंग शिप। FAS क्या होता है? फ्री अलोंग शिप। सेलर विल प्लेस द गुड्स अलोंग साइड द शिप। मतलब इसमें क्या हुआ कि सेलर ने थोड़ी और हिम्मत दिखाई। ठीक है, यहाँ अगर आप वापस आओ यहाँ पर ये वाले फोटो में, यहाँ पर अब क्या है कि अभी मैंने बताया कि पोर्ट के बाहर उसने जो है खड़ा कर दिया था ना ट्रक ला करके, किसमें? FCA में, फ्री कैरियर ऐड में पोर्ट के बाहर लाकर खड़ा कर दिया। अब अगर वो पोर्ट के अंदर भी ट्रक लेकर के चलाए और ला करके जहाँ पर हवाई जहाज़ है या पानी का जहाज़ है उसके बगल अगर ट्रक खड़ा कर दे, तो वो हो जाता है आपका FAS फ्री अलोंग शिप। मतलब शिप के बगल, जहाज़ के बगल ला करके उसने खड़ा कर दिया है, इसीलिए उसे FAS बोलते है। फ्री अलोंग शिप मतलब सेलर ने सामान को जहाज के बगल लाकर खड़ा कर दिया, लोड नहीं करेगा। देखिए ध्यान दीजिए, गुड्स को ला करके शिप के बगल खड़ा कर दिया है ना, लोडिंग की बात नहीं हो रही। जितनी बातें होंगी उतना ही काम होगा। यहाँ सेलर डिलीवर करा गुड्स को गेट के पोर्ट पर, यानी पोर्ट पर ही छोड़ देगा, इनसाइड नहीं घुसेगा, ये जिम्मेदारी उसकी नहीं है। FCA टर्म यही कहता है। ओके, उसी तरीके फ्री अलोंग शिप कहता है कि गुड्स को शिप के बगल ला करके खड़ा कर देगा, लोड वोड नहीं करेगा, ये बात नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर लेकिन FAS फ्री अलोंग शिप में सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट यूज किया जा सकता है। यहाँ पर एनी ट्रांसपोर्ट मेथड नहीं अलाउ होता है इसमें, जो है इनको टर्म में। ठीक है, मेन कैरेज अनपेड है यहाँ पर भी, यानी मुख्य भाड़ा अभी भी पे नहीं किया क्योंकि जहाज पर लादा ही नहीं, तो मुख्य भाड़ा बताया ही नहीं है। एक्सपोर्टर की कंट्री, अभी भी माल एक्सपोर्टर की कंट्री में है। जब तक जहाज पर लद करके निकल ना जाए तब तक जो है कोई मतलब नहीं ना, एक्सपोर्टर की कंट्री में ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं FOB फ्री ऑन बोर्ड। अब क्या है, थोड़ा और आगे बढ़े, सेलर डिलीवर द गुड्स ऑन पोर्ट एंड लोड द गुड्स ऑन शिप। यानी कि जहाज जो है, जो बगल में ला करके ट्रक भाई साहब ने खड़ा किया था ना, ये ट्रक, अब यहाँ लोडिंग अगर करवा दी, ट्रक में लोडिंग, ट्रक से सामान उठा करके हवाई जहाज़ पे या पानी के जहाज़ पे, हवाई जहाज़ पे नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ मतलब रिवर वाला या ओशन के रास्ते से ही जाएगा। ठीक है, तो अगर हवाई इसमें पानी के जहाज़ पर अगर लोडिंग करवा दी तो उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? FOB फ्री ऑन बोर्ड, यानी कि बोर्डिंग करवा दी गई है। FOB फ्री ऑन बोर्ड मतलब जहाज़ पर लाद दिया गया है। इसमें ओशन के मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट ही यूज होगा। यहाँ मेन कैरेज अभी भी, यानी मुख्य भाड़ा अभी भी पे नहीं किया गया, माल अभी भी एक्सपोर्टर की कंट्री में ही है। ओके, CFR ये भी पूछा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स जो है FOB और CIF दो पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा FOB और CIF ये दो पूछे जाते हैं, फ्री ऑन बोर्ड और कास्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट, है ना, अभी देख लेंगे उसको भी। CFR का मतलब कास्ट एंड फ्राइट होता है। सेलर डिलीवर द गुड ऑन बोर्ड, यानी शिप पर जो है सेलर सामान को जहाज़ पर लाद देता है। सेलर पेज द फ्राइट चार्जेज टू, यहाँ पर जो है जहाज़ का भाड़ा भी पे कर देता है, यानी मेन कैरेज पेड हुआ। इसमें मेन कैरेज मुख्य भाड़ा पे किया जा रहा है। यानी समझिए यहाँ पर जैसे अभी तक फ्री ऑन बोर्ड में क्या था, शिप पर लाद दे रहा था, केवल आगे की बात नहीं की उसने। लेकिन CFR में, कास्ट एंड फ्राइट में, शिप पर लादेगा भी और साथ ही साथ में जो मुख्य भाड़ा है, फ्राइट चार्जेज जो हैं वो भी पे कर देगा, तो उसे आप CFR कास्ट एंड फ्राइट बोलते हैं। इसमें केवल वाटर ट्रांसपोर्ट ही यूज होता है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। CIF होता है कास्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट। अब देखिए कास्ट एंड इंश्योरेंस का मतलब था, देखिए कास्ट एंड इंश्योरेंस का मतलब था कि शिप पर सामान लादा और प्लस फ्राइट भी पे कर दिया। यहाँ पर क्या है, कास्ट मतलब सामान जहाज़ पर ला देगा, फ्राइट का मतलब रास्ते का भाड़ा देगा, इंश्योरेंस भी करवा देगा सामान का, तो उसे CIF कहेंगे। यानी इसमें
और इसमें डिफरेंस इतना है कि इंश्योरेंस और जुड़ जाता है, बाकी सारा कुछ सेम है। ओके, तो सेलर क्या करेगा, गुड्स को शिप पर लाद देगा, उसके बाद में सेलर जो है मुख्य भाड़ा भी पे कर देगा, मेन कैरेज पेड रहेगा, उसके साथ साथ जो भी सामान जो है जहाज़ पर लदा हुआ है उसका इंश्योरेंस प्रीमियम भी सेलर ही पे कर देगा। यहाँ पर कौन पे करेगा फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इंश्योरेंस का कौन पे करेगा, तो भाई अब सेलर की जिम्मेदारी नहीं तो किसकी हुई, इंपोर्टर या बायर की जिम्मेदारी होगी। जिन बातों को एक्सपोर्टर या सेलर नहीं करेगा उन बातों की जिम्मेदारी इंपोर्टर की ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि सारा काम होना ही है, कोई काम बचेगा नहीं। यहाँ पर भी केवल वाटर जो है ट्रांसपोर्ट यूज किया जाता है। ठीक है, तो इतने ही टर्म है फ्रेंड जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सारे 11 इनको टर्म्स मैंने एक साथ लिए हैं। एक्स वर्क को एक्स वेयर हाउस भी कहते हैं। ट्रांसपोर्ट का कोई भी मेथड यूज हो सकता है। यहाँ पर माल एक्सपोर्टर की कंट्री में रहेगा, देखिए एक्सपोर्टर की कंट्री माल यहाँ तक रह रहा है। ठीक है, उसके बाद में FCA फ्री कैरेज एड, देखिए एक्स वर्क में मैंने बताया कि गोदाम में सिर्फ जो है जहाँ पर सामान बना उस फैक्ट्री में वहीं पर ही सेलर रख देगा, बाकी सारी जिम्मेदारी इंपोर्टर की होगी। FCA फ्री कैरियर एट, जो एयरपोर्ट है या जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है उसके गेट तक जो है जहाज़ मतलब ट्रक में सामान ला करके रख देगा उसके, यानी ये जो है पोर्ट के अंदर नहीं जाना चाहता है, पोर्ट के अंदर जाएगा तो उसको चार्जेज पे करने पड़ेंगे, कस्टम ड्यूटी वगैरह पे करने पड़ेंगे, उससे बचना चाहता है। तो इसलिए FCA का मतलब हुआ केवल जो है एयरपोर्ट के या पोर्ट के बाहर जो है ट्रक ला करके खड़ी करने की जिम्मेदारी सेलर की होती, बाकी सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, इंपोर्टर की होगी। तो कोई भी ट्रांसपोर्ट मेथड यूज हो सकता है, यानी हवाई जहाज़ से भी भेजा जा सकता है और पानी के जहाज़ से भी। यहाँ पर माल कहाँ रहता है, एक्सपोर्टर की कंट्री में ही अभी भी रहता है। FAS फ्री अलॉन्ग शिप, मतलब जो है ट्रक अंदर घुसा और जो है हवाई जो पानी का जहाज उसके बगल खड़ा कर दिया गया, तो फ्री अलॉन्ग शिप हो, यानी इधर जो है आपकी पानी की जहाज है और इधर ट्रक खड़ा कर दिया आपने बगल बगल, तो उसे FAS फ्री अलॉन्ग शिप बोलते हैं। यहाँ पर अब वाटर के थ्रू ही जो है सामान जाएगा, एक्सपोर्टर की कंट्री में अभी भी माल है। FOB फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड का मतलब होता है कि जहाज पर सामान लाद भी दिया जाएगा। ओके, तो उसे फ्री ऑन बोर्ड बोलते हैं। ये वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, इसे ये एक्सपोर्टर की कंट्री में ये बात होती है। ठीक है, अभी भी सामान एक्सपोर्टर की कंट्री में है, वाटर के थ्रू ही ये सामान जाएगा। CFR में कास्ट एंड फ्राइट, मतलब जो है जहाज़ पर सामान लदेगा और साथ ही साथ में मुख्य जो भाड़ा है वो भी पे कर दिया जाएगा, वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज होगा। और कैरेज मतलब कहने का अब एक्सपोर्टर की कंट्री छूट जाती है यहाँ पर CFR के केस में। अब रास्ते में सामान है, माल कहाँ है, रास्ते में है, कैरेज वाली स्थिति में होता है, अब एक्सपोर्टर की कंट्री में नहीं रह जाता है। CIF का मतलब होता है कास्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट, तो यहाँ पर जहाज़ में सामान लोड होगा, उसका इंश्योरेंस भी पे करेंगे और उसका जो है मुख्य भाड़ा भी पे करेंगे। वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज होगा और अब भी सामान आपका रास्ते में होगा। CPT होता है कैरेज पेड टू, बस केवल फुल फॉर्म समझ लीजिए, कोई भी ट्रांसपोर्ट मेथड यूज हो सकता है, ये भी सामान रास्ते में है। CIP होता है कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड, यहाँ पर कैरेज यानी मुख्य भाड़ा पे किया गया है और इंश्योरेंस पे किया गया है ना, दोनों पे किया गया। CPT कैरेज पेड टू और CIP कैरेज और इंश्योरेंस पेड टू। ठीक है, एनी ट्रांसपोर्ट मेथड, और अभी भी सामान रास्ते में है। 3 और बचते हैं, ये डेस्टिनेशन कंट्री यानी कि जिसने सामान मंगवाया है उसकी कंट्री में पहुँच जाता है ये 3 को टर्म। DAT का मतलब टर्मिनल तक डिलीवर होगा, DAP का मतलब डिलीवर एट प्लेस होगा, DDP का मतलब डिलीवर ड्यूटी पेड हो जाएगा। मतलब टर्मिनल पर मतलब जो है बंदरगाह पर ही सामान छोड़ दिया जाएगा, प्लेस मतलब जहां आपकी इंपोर्टर की फैक्ट्री है वहां तक पहुंचाएगा, और पहुंचाने के साथ साथ जो कस्टम ड्यूटी वगैरह वो भी पे कर देगा, तो DDP हो जाता है। कोई भी ट्रांसपोर्ट मेथड यहाँ यूज हो जाएगा, क्यों, ठीक है, उसके बाद में डेस्टिनेशन कंट्री में होता है। बस इतनी सी बात केवल फ्रेंड्स जो है फुल फॉर्म याद रखिए, बाकी जो जितने इनको टर्म थे इंपॉर्टेंट वो सारे मैंने आपको समझाए। एक्स वर्क का मतलब होता है जो आपसे यहाँ पर पूछा जाता है फ्रेंड ना, उसमें ज़्यादातर आपसे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपसे पूछी जाती है कि मतलब इस जैसे मैंने आपको बताया ज़्यादातर FOB और CIF पूछे जाते हैं। तो FOB में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, फ्री ऑन बोर्ड में क्या क्या होगा, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, बायर की क्या होगी। तो देखिए फ्री ऑन बोर्ड का मतलब सामान जहाज़ पर लद जाएगा, लोड कर दिया जाएगा, इसका मतलब सेलर की जिम्मेदारी यहाँ तक होती है, बाकी की जिम्मेदारियाँ बायर की होती हैं। तो आपको एक अंदाज़ा लगा करके है ना कि मतलब सेलर की जिम्मेदारी वहाँ तक है, जिसका मतलब इसके पहले के काम सेलर करेगा, इसके बाद के काम बायर करेगा। ओके, ठीक है, तो ये हो गए इनको टर्म्स फ्रेंड्स आपके। अब आगे बढ़ेंगे और UCPDC 600 की बात करेंगे, और UCPDC 600 पर ही हमारा ये पूरा बाकी का लेक्चर मेरे ख्याल से जितनी भी गाइडलाइंस है ना फ्रेंड्स जो है आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड, वो सारी UCPDC 600 में ही आती हैं। तो पहली बात इसका फुल फॉर्म UCPDC 600 यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट होता है। यूनिफॉर्म
कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट होता है। यूसीपीडीसी से वर फर्स्ट फ्रेम्ड बाई आईसीसी। तो यूसीपीडीसी जो है वो भी आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ही बनाया था 1933 में। देखिए इनको टर्म भी अभी हमने देखा था, इनको टर्म भी जो है आईसीसी ने ही बनाया था ना, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ही बनाया था। और यूसीपीडीसी 600 या यूसीपीडीसी जो है वो भी किसने बनाया है, आईसीसी ने ही बनाया है। ओके, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, यानी डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट एलसी को फ्रेंड डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। लेटर ऑफ क्रेडिट यानी चिट्ठी है तो उसी को डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट भी कह दिया जाता है। यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट होता है। यूसीपीडीसी को आईसीसी ने फ्रेम किया है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया हुआ है। यूसीपीडीसी जो गाइडलाइन है उसको 6 बार अपडेट किया गया है और अभी जो है यूसीपीडीसी 600 है। इसका मतलब इसके पहले 500, 400, 300, 200 ऐसे था, ठीक है। तो 6 बार अपडेट किया गया, अभी यूसीपीडीसी 600 है जो कि 1 जुलाई 2007 से जो है इफेक्टिव है। उसके बाद कोई नया वर्जन अभी तक नहीं आया हुआ है। नॉर्मली जो है 6 साल 5 साल पे आता था, लेकिन अभी तक कोई नया नहीं आया। तो यूसीपीडीसी 600 लेटेस्ट वर्जन है, ये 1 जुलाई 2007 से इफेक्टिव है। यूसीपीडीसी 600 में टोटल 39 आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल हैं फ्रेंड, टोटल 39 आर्टिकल हैं। उसके बाद में अगर जो है मान लीजिए लेटर ऑफ क्रेडिट के टर्म में और यूसीपीडीसी 600 के टर्म में अगर कोई कंट्राडिक्शन आती है तो एलसी की जो गाइडलाइन होगी वो प्रिवेल करेगी, ध्यान रखिएगा। अगर एलसी का टर्म कुछ और कहता है, यूसीपीडीसी 600 का कुछ और कहता है, तो जो एलसी वाले होते हैं उनके प्रिवेल करने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। यूसीपीडीसी 600 जो है खुद ऑटोमेटिक एलसी पर बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई नहीं होता है, बल्कि एक स्टेटमेंट जो है एलसी में डालना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा कि हाँ ये एलसी यूसीपीडीसी 600 को मतलब जो है एक्सेप्ट करती है। ओके, एज पर यूसीपीडीसी बैंक्स आर कंसर्न विद डॉक्यूमेंट्स ओनली, इनवाइस, बिल ऑफ लेडिंग, अभी पढ़ेंगे बिल ऑफ लेडिंग, इंश्योरेंस, ठीक है। तो मतलब यूसीपीडीसी जो है 600 कहता है कि बैंकों का कंसर्न केवल डॉक्यूमेंट से लेना देना होता है, सामान से कोई लेना देना नहीं होता है। इनवाइस प्रॉपर दो हमें, बिल ऑफ लेडिंग दो हमको, इंश्योरेंस के कागजात दिखाओ, वो सब दिखाओ, गाड़ी कहाँ है उससे नहीं मतलब है, कागजात दिखाओ, तुम ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दो हमको तुम जो है अपना डीएल दिखा दो, आरसी बुक दिखा दो, है ना। उसके बाद में इंश्योरेंस है, पोल्यूशन है, ये सब दिखाओ, गाड़ी कहाँ है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं ये बात। ओके, तो बैंक कंसर्न होते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए। बैंक्स आर नॉट कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज, पार्टी के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमें मतलब नहीं है, क्वालिटी कैसी है हमें इससे लेना देना नहीं होता है, बैंक का इसका कोई कंसर्न नहीं होता है। बैंक सिर्फ डॉक्यूमेंट में डील करते हैं, ठीक है। ये मैं इसको आपको रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार वॉक थ्रू करते हुए जाते हैं। एक काम करिएगा आप लोग दोबारा एक बार इसको देख लीजिएगा। ओके, 5 बैंकिंग डेज अभी मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। निगोशिएटिंग बैंक, कन्फर्मिंग बैंक और इश्यूइंग बैंक को 5 बैंकिंग डेज दिए जाते हैं कि वो डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकें। ये एज पर यूसीपीडीसी के आर्टिकल 14 के तहत होता है। निगोशिएटिंग बैंक हो, कन्फर्मिंग बैंक हो, इशूइंग बैंक हो, इन सभी को डॉक्यूमेंट सबमिट होने के 5 बैंकिंग डेज के अंदर में एक्सेप्ट करना होता है या रिजेक्ट करना होता है। इससे ज़्यादा का समय आप नहीं ले सकते हैं। सवाल यह है कि बैंकिंग डेज किसे कहेंगे, तो यूसीपीडीसी 600 का आर्टिकल 2 डिफाइन करता है बैंकिंग डेज उसे कहते हैं अ डे ऑन व्हिच अ बैंक इज रेगुलरली ओपन, एक ऐसा दिन जब बैंक रेगुलरली ओपन हुआ है और जैसे यूजुअली टास्क परफॉर्म किए जाते हैं बैंक खुलने पर वैसे ही परफॉर्म किया जाए तो उसे बैंकिंग डे कहते हैं, ठीक है। 5 बैंकिंग डेज मिलेंगे। उसके बाद में एक छोटी सी बात यहाँ जान लीजिए, डॉकडेक्स क्या होता है। डॉकडेक्स होता है DOCDEX इज वन ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल टू द पार्टीज इन LC टू रिजॉल्व LC डिस्प्यूट। अगर मान लीजिए LC में डिस्प्यूट हो गया है, मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट था लेकिन दोनों इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया है तो RBI, SEBI, FBI कहीं नहीं जाना है, दे कैन अप्लाई फॉर DOCDEX, डॉकडेक्स में अप्लाई करेंगे। जैसे नहीं अपना झगड़ा हो जाए ज़मीन का तो हम लोग कोर्ट जाते हैं, वैसे ही LC में अगर झगड़ा हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे, DOCDEX, डॉकडेक्स ऑप्शन अवेलेबल होता है अगर LC में 2 पार्टी के बीच में झगड़ा हो जाए तो। अब यूसीपीडीसी 600 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करेंगे, ठीक है। अमाउंट इन LC, अगर LC में अमाउंट के बारे में क्या कहा गया है, 10% मतलब मैं अभी आपको समझा देता हूँ। एज पर आर्टिकल 30 ऑफ यूसीपीडीसी 600, इफ अमाउंट इन LC इज रिटन विथ वर्ड अबाउट आर अप्रॉक्सीमेट देन वेरिएशन ऑफ +-10% इज अलाउड इन अमाउंट ऑफ LC। मतलब कहने का कि मतलब LC में जो अमाउंट लिखी हुई ऐसे लिखी हुई, जैसे अबाउट
दो 20,000 USD या अप्रॉक्स 20,000 USD, अगर ऐसे लिख दिया गया है, एग्जैक्ट नहीं लिखा गया है, अबाउट शब्द जोड़ दिया गया है पहले या अप्रॉक्स पहले लगा दिया गया है, अगर ऐसा करता है कोई तो +10% -10% का वेरिएशन बैंक अलाउ करेगा। मतलब कहने का एलसी में लिखा हुआ है अबाउट $20,000, तो अगर बिल जो है प्रेजेंट करता है एक्सपोर्टर $21,000 का तो एक्सेप्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि 20,000 का 10% तक वेरिएशन अलाउ है। 20,000 का 10% अगर आप जोड़ोगे तो $22,000 होगा। तो अगर $22,000 तक का बिल अगर देता है या $18,000 तक का बिल देता है एक्सपोर्टर, तो दोनों केसेस में एक्सेप्टेबल होगा। ओके, मेरी बात समझ गए आप? ये क्या कह रहा हूँ मैं? अगर अमाउंट के साथ दो कीवर्ड कौन कौन से, अबाउट या अप्रॉक्सीमेट प्रीफिक्स कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए शुरू में, तो 10% तक का वेरिएशन बैंक अलाउ करेगा। इसीलिए यहाँ 10% मैंने लिखा हुआ है। ओके, तो अमाउंट में कितने परसेंट का वेरिएशन? अगर अबाउट या अप्रॉक्सीमेट वर्ड लगा हुआ है तो 10% प्लस माइनस ओके है। क्वांटिटी इन एलसी, अगर मान लीजिए क्वांटिटी मतलब 100 पीस, 2000 पीस, ऐसे क्वांटिटी कितनी है तो उसमें 5% का वेरिएशन। लेकिन कब? एज पर आर्टिकल 30 ऑफ UCPDC 600 इफ़ क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज नॉट स्पेसिफाइड इन एलसी। अब आप ये कहोगे कि सर अगर क्वांटिटी स्पेसिफाइड ही नहीं है तो 5% या -5% प्लस 5% का वेरिएशन देंगे किस पर? सही क्वेश्चन है ना मेरा? समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अगर क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है एलसी में नहीं लिखी है तो क्वांटिटी में जो है -+5% का वेरिएशन अलाउ होता है। लेकिन आपका सवाल होगा कि जब क्वांटिटी लिखी नहीं, मैंने बताया ही नहीं कि 1000 साइकिल 1000 कार मैं आपको भेज रहा हूँ, तो 5% वेरिएशन किस बात का? तो फ्रेंड्स यहाँ जो कहने का मतलब है एलसी में नहीं लिखा है, लेकिन जो इनवाइस है, जो आपके पास और डॉक्यूमेंट है, वहाँ पर लिखा हुआ है। समझ गए मेरी बात को? तो जो अदर जगहों पर लिखा है एलसी में नहीं लिखा गया है। अगर क्वांटिटी नहीं लिखी गई है गुड्स की एलसी में, बाकी जगहों पर लिखी हुई है, जो और डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं वहाँ लिखी हुई है, तो उसमें आप 5% का वेरिएशन जो है अलाउ करेंगे प्लस माइनस में। एग्जाम्पल के तौर पर व्हेन इशूइंग बैंक ऑब्जर्व when the issuing bank observed in the LC, it is found that there is a variation of 2% in quantity of goods supplied by exporter, is it tolerable? मतलब कह रहे हैं कि LC को जब ऑब्जर्व किया इशूइंग बैंक ने तो देखा कि जो क्वांटिटी है उसमें 2% का वेरिएशन है। LC में कहीं क्वांटिटी नहीं लिखी थी, लेकिन जो इनवाइस आई हुई है उसमें जो है जो क्वांटिटी लिखी हुई है मान लीजिए 10,000 है, जबकि जो सप्लाई आई है वो 10,000 से कम आई हुई है, 2% का कमी आया हुआ है। तो क्या एक्सेप्टेबल है? तो यस। अगर क्वांटिटी एलसी में नहीं लिखी गई है तो +5% से लेकर -5% के बीच का वेरिएशन इज ओके। क्लियर हो गई मेरी बात यहाँ पर? ठीक है, तो क्वांटिटी में कितने परसेंट का वेरिएशन? 5% का। अमाउंट में कितने परसेंट का वेरिएशन? फ्रेंड्स अमाउंट में 10% का वेरिएशन अलाउ होता है। कितने परसेंट का? 10% का अमाउंट में वेरिएशन अलाउ होता है। ओके, एक्सपायरी डेट की बात करते हैं। एलसी की एक्सपायरी डेट की अगर हम बात करें, अगर एक्सपायरी डेट के दिन छुट्टी है, हॉलीडे ऑन एक्सपायरी डेट, अगर एक्सपायरी डेट के दिन छुट्टी है तो एलसी जो है अगले बैंकिंग डे पर निगोशिएट होगी। If expiry date of LC falls on holiday declared for bank, then LC will be negotiated on next banking days. बैंकिंग डे जिस दिन बैंक खुला हो। ओके, तो अगर एलसी जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसकी एक्सपायरी डेट मान लीजिए जैसे 26 जनवरी है, 26 जनवरी 2023 है एलसी की एक्सपायरी डेट, और 26 जनवरी को हमें पता है कि बैंक बंद रहेगा, तो नेक्स्ट बैंकिंग डे मान लीजिए 27 को अगर बैंक खुलता है तो 27 को, अगर 28 को खुलता है तो 28 को निगोशिएट होगी एलसी। ओके, उसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट यहीं पर ही एक्सपायरी डेट में ही फोर्स मेज्योर का कॉन्सेप्ट आता है। पूछा जाता है कि फोर्स मेज्योर का क्या मतलब होता है? तो फ्रेंड्स फोर्स मेज्योर का मतलब होता है कि जैसे बैंक बंद है, किस दिन? जिस दिन एलसी की एक्सपायरी डेट है उसी दिन बैंक बंद है, लेकिन बैंक बंद किस वजह से है? स्ट्राइक हो गई है बैंक में, कोई दंगा हो गया है शहर में, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई है, या कोई एक्ट ऑफ गॉड जैसे भूकंप है ना, या बाढ़, कुछ भी इस तरीके का हो गया है, तो उस केस में ये जो केस होता है इसे फोर्स मेज्योर कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, फोर्स मेज्योर का मतलब अब आप समझ गए होंगे कि बैंक बंद है, लेकिन जो है ऐसे जनरली नहीं बंद है, स्ट्राइक हो गई है, दंगा हो गया है, टेररिस्ट ने हमला कर दिया है, कोई भगवान की तरफ से अनहोनी हो गई है, मतलब त्रासदी हो गई है, एक तरीके से डिजास्टर हो गया है, तो उस केस में फोर्स मेज्योर इसे कहते हैं। और अगर एलसी की एक्सपायरी इस डेट पर होती है तो इसे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। एक्सपायरी डेट ऑफ एलसी विल नॉट बी एक्सटेंडेड, ये बात ध्यान रखेंगे, एलसी की जो एक्सपायरी डेट है वो एक्सटेंड नहीं की जाएगी। बैंक विल नॉट ऑनर आर निगोशिएट एलसी दैट एक्सपायरिंग ड्यूरिंग फोर्स मेज्योर इवेंट। ठीक है, इवेंट होगा। अगर फोर्स मेज्योर इवेंट के दौरान कोई एलसी जो है एक्सपायर कर जाती है तो उसको बैंक ऑनर नहीं करेगा, निगोशिएट नहीं करेगा।
करेगा। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए जो है ऑनर नहीं करेगा, निगोशिएट नहीं करेगा, तो क्या होगा भाई, तो उस केस में इन दिस केस द एक्सपोर्टर नीड टू गेट द एक्सपायरी डेट एक्सटेंडेड बाय अमेंडमेंट इन एलसी। पहले एलसी में अमेंडमेंट करवा करके एक्सपायरी डेट और आगे बढ़वाइए, उसके बाद में फिर निगोशिएशन होगा। ओके, यूसीपीडीसी 600 में जो टेररिज्म शब्द है वो इसी में ऐड किया गया। इसके पहले जो टेररिज्म एक्टिविटी कहा गया है, टेररिस्ट एक्टिविटी, ये जो है जोड़ा नहीं गया था फोर्स मेजूर में। मतलब कहने का पहले का जो फोर्स मेजूर था उसमें स्ट्राइक, रॉयट, है ना, और एक्ट ऑफ गॉड तो था, लेकिन टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं था। लेकिन यूसीपीडीसी 600 ने टेररिज्म शब्द को भी यहाँ पर जोड़ दिया है। तो अगर एलसी की एक्सपायरी डेट जो है ना, फोर्स मेजूर इवेंट की वजह से बैंक बंद रहता है, स्ट्राइक हो गई, राइट हो गया, एक्ट ऑफ गॉड हो गया और एक्सपायरी डेट जो है पड़ गई, बैंक बंद है, तो उसे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। अगर एलसी जो है एक्सपायर हो रही है फोर्स मेजूर इवेंट की वजह से, तो उसको बैंक ऑनर नहीं करेगा, निगोशिएट नहीं करेगा, बल्कि एक्सपोर्टर को बैंक को रिक्वेस्ट करके इसकी एक्सपायरी डेट को बढ़वाना होगा अमेंडमेंट के थ्रू, और तब जा करके इसकी पेमेंट होती है। ओके, और टेररिज्म जो कीवर्ड है, ये जो वर्ड है, इसको यूसीपीडीसी 600 में ही ऐड किया गया था। उसके बाद में अगली बात करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब जो डॉक्यूमेंट है यूसीपीडीसी 600 कितने दिन में प्रेजेंट करने के लिए बोलता है। ठीक है, आर्टिकल 3 कहता है यूसीपीडीसी 600 का कि इफ़ इन एलसी द एक्सपायरी डेट इज रिटन एज ऑन आर अबाउट विथ द डेट देन +-5 डेज वेरिएशन इज अलाउड। अगर मान लीजिए एलसी में एक्सपायरी डेट के साथ में, जैसे एलसी है उसमें आपने लिखा है ऑन आर अबाउट 20 जुलाई 2022, तो इसका मतलब हुआ कि एग्जैक्ट नहीं लिखा आपने, ये नहीं लिखा एक्सपायरी डेट कितनी है, तो 20 जुलाई 2022 नहीं लिखा आपने ऑन आर अबाउट लिख दिया, ऑन आर अबाउट 20 जुलाई 2022। तो इसका मतलब कि +5 दिन इधर और -5 दिन इधर, मतलब 15 जुलाई से लेकर के फ्रेंड्स 25 जुलाई के बीच में कभी भी एलसी को मतलब जो है बैंक में प्रेजेंट किया जा सकता है। देन द डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रेजेंटेड फ्रॉम 15 जुलाई टू 25 जुलाई। ओके, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर ऑन आर अबाउट लिखा हुआ एक्सपायरी डेट के साथ, तो +-5 डेज का वेरिएशन अलाउ होता है। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, मैंने तो यहाँ बता दिया, लेकिन वो आपसे पूछेंगे कि मतलब जो है एलसी की एक्सपायरी डेट में अगर जो है ऑन आर अबाउट वर्ड लिखा हुआ है तो कितने दिन का वेरिएशन अलाउ कर सकते हैं, +10 डेज का, +5 डेज का, +3 डेज का, तो ऐसे ध्यान रखेंगे, +-5 डेज का। रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट का, ये बात हमने कई बार वैसे कर दी है 5 बैंकिंग डेज वाली, कि यूसीपीडीसी 600 का आर्टिकल 14 कहता है कि इशूइंग बैंक हो, चाहे आपका कन्फर्मिंग बैंक हो, चाहे निगोशिएटिंग बैंक हो, इन सभी को डॉक्यूमेंट रिसीव होने के अगले 5 बैंकिंग डेज में एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देना होता है, उसे एग्जामिन कर लेना होता है। ये बहुत कुछ आता है, इसलिए 2-3 बार जिक्र कर दिया है मैंने। फिर एक छोटी सी बात समझेंगे, पार्शियल शिपमेंट क्या होती है। पार्शियल शिपमेंट एज पर आर्टिकल 31 यूसीपीडीसी 600 का आर्टिकल 31 कहता है, आर्टिकल उतना याद रखना बहुत ज़रूरी नहीं है। इफ़ सेम वेसल इज यूज टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर इवन दो द गुड्स आर लोडेड इन सेम शिप आर डिफरेंट डेट्स स्टिल इट इज़ नॉट कंसिडर पार्शियल शिपमेंट। ठीक है, तो मतलब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए जैसे कुल मिलाकर के 400 कार जो है कहीं पहुंचानी थी। अब क्या हुआ कि एक जहाज़ लेकर के आप चले, आज जो है 1 तारीख को जो है 100 कार आपने लोड की, फिर आगे जहाज़ लेकर गए 2 तारीख को आपने फिर जो है 100 कार लोड की, फिर आगे 6 तारीख को आपने फिर जो है 200 कार लोड की। तो कुल मिलाकर के आपने 400 कार एक ही गाड़ी में लोड कर ली। तो कुल मिलाकर के 400 कार आपने 3 डिफरेंट डेट पर अगर लोड की हैं तो इसे पार्शियल शिपमेंट नहीं कहा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक ही गाड़ी अगर यूज हो रही है तो उसे पार्शियल शिपमेंट नहीं कहेंगे। पार्शियल शिपमेंट तब होगा जब 100 कार एक जो है शिप में लदे और पहुंच जाए, 200 दूसरी शिप में लदे और पहुंच जाए, फिर 100 दूसरी शिप में लदे और पहुंच जाए, तो उसे पार्शियल शिपमेंट कहेंगे। इस केस को पार्शियल शिपमेंट नहीं कहते हैं। जैसे एक बायर ने 300 कार का ऑर्डर किया है, एक्सपोर्टर ने क्या किया, 1 जून को 100 कार लोड की और सेम शिप में 6 जून को 200 कार लोड की। तो एक्सपोर्टर 2 बिल ऑफ लेडिंग देगा भाई, दो बिल पेश करेगा, क्योंकि 2 डिफरेंट डेट पर लोडिंग हुई है। और फाइनली जो है वही सेम शिप बायर की कंट्री में 300 कार लेकर पहुंचता है, तो ये एक पार्शियल शिपमेंट है। तो ये पार्शियल शिपमेंट नहीं है। पार्शियल शिपमेंट मतलब अब आप समझ गए होंगे कि कुल 300 कार जानी थी, उसमें से 100 कार आपने लोड की एक जो है शिप में और पहुंचा दिया, फिर दूसरी शिप मंगवाई और उसमें 200 कार लोड की और उसको पहुंचा दिया, ये पार्शियल शिपमेंट है। लेकिन आपने क्या किया, 300 कार थी, एक शिप में पहले 100 कार लोड की, फिर कुछ दिन बीते कोई दूसरी कंट्री पहुंचे और वहाँ फिर 200 कार और लोड कर ली उसी शिप में। अगर आपने सेम शिप में 300 कार का वादा किया था, 300 कार में ले करके पहुँचे हैं 300 कार को, तो इसे पार्शियल शिपमेंट नहीं माना जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे
सबमिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए कितना समय मिलता है। डॉक्यूमेंट शोइंग द प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स शुड बी प्रेजेंटेड और सबमिटेड टू द बैंक विद इन 21 डे फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट। ठीक है, तो शिपमेंट की डेट से 21 दिन के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है, जिसमें एक्सपोर्ट हो गया है सामान, गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया गया, इसका प्रूफ होना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट को बैंक को कितने दिन में प्रेजेंट सबमिट कर देना चाहिए, शिपमेंट के 21 दिन के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट 21 डेज में डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देना होता है। ठीक है, समझ गए आप। एक्सपोर्ट कर दिया है आपने सामान, इस बात का सबूत आपको बैंक में शिपमेंट की डेट से 21 डेज के भीतर में सबमिट कर देना चाहिए। अब मंथ का इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हुआ, वही यूसीपीडीसी में जैसे अगर एलसी में लिखा है बिगनिंग ऑफ मंथ, तो इसका मतलब सभी देशों के लिए 1 तारीख से 10 तारीख तक का जो समय होगा उसे बिगनिंग ऑफ मंथ माना जाएगा। मिडिल ऑफ मंथ का मतलब 11 तारीख से 20 तारीख को माना जाएगा। एंड ऑफ द मंथ 21 तारीख से 30 तारीख माना जाएगा, या अगर फरवरी है तो 28, जो भी दिन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ का मतलब 1 तारीख से 15 तारीख होता है। सेकंड हाफ ऑफ द मंथ का मतलब 16 तारीख से लास्ट डेट ऑफ द मंथ होता है। ठीक है, मतलब अगर ये चीज़ लिखी हुई कहीं सेकंड हाफ ऑफ द मंथ लिखा हुआ है तो वहाँ कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है, 16 तारीख से लेकर के लास्ट डेट तक जाएगा। ओके, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रही है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ऐसे में लोगों के मन में डाउट बनेगा। इसीलिए हर शब्द के मायने हैं और उन मायने को समझ करके रखना जरूरी है बिजनेसमैन के लिए। बिगनिंग ऑफ द मंथ, मैं आपको सामान डिलीवर करूंगा बिगनिंग ऑफ द मंथ, इसका मतलब मैं आपको 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपका जो भी गुड्स है उसको डिलीवर कर दूंगा। मिडिल ऑफ द मंथ का मतलब 11 से 20 के बीच में। एंड ऑफ द मंथ 21 तारीख से लेकर के जो भी लास्ट डेट ऑफ द मंथ हो, जो भी हो, 31 का है तो 31, 30 का है तो 30, है ना। ये है फर्स्ट हाफ का मतलब 1 तारीख से 15 और सेकंड हाफ का मतलब 16 तारीख से लेकर के लास्ट। थोड़ी सी बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। जो भी गुड्स जाता है उसका इंश्योरेंस करवाया जाता है, लेकिन कितना करवाया जाता है वो चीज़ बात करेंगे। एज पर यूसीपीडीसी 600 इंश्योरेंस अमाउंट शुड बी इशूड फॉर एन अमाउंट ऑफ 110% ऑफ CIF वैल्यू ऑफ गुड्स। जब आपको मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी पढ़ाई है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी पढ़ाई है, तो भी फ्रेंड्स यहाँ पर CIF वगैरह का जिक्र, वहाँ FOB और CIF का जिक्र हुआ है ना, लेकिन वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया था। यहाँ अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इंश्योरेंस का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो भी CIF है, कास्ट इंश्योरेंस फ्राइट, ये इनको टर्म है, अभी आपको याद होगा ना, कास्ट इंश्योरेंस फ्राइट जो इनको टर्म है, वही इनको टर्म की जो वैल्यू है, मान लीजिए CIF, किसी सामान का जो CIF वैल्यू है, मान लीजिए 1 लाख रुपए अगर है, तो उसका 110% इंश्योरेंस आपको करवाना पड़ेगा। तो 110% कितना हो जाएगा, 1,10,000 रुपये का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो गुड्स का जो वैल्यू है उसकी CIF वैल्यू जितना है उसका 110% जो है इंश्योरेंस होना चाहिए। करेंसी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी मस्ट बी सेम एज करेंसी ऑफ LC। अगर LC रुपए में बनी है तो इंश्योरेंस की पॉलिसी भी रुपए में बनेगी। अगर LC डॉलर में है तो इंश्योरेंस भी डॉलर में होना चाहिए। CIF कास्ट इंश्योरेंस फ्राइट इक्वल टू होता है फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब आप समझते हैं ना, मैंने बताया था कि जो है सामान सेलर ला देगा, ट्रक ले जा कर के पोर्ट के अंदर, जहाज हवाई आपका पानी का जहाज उसके बगल अपनी ट्रक खड़े करेगा, उसके अंदर इसको सामान को लोड कर देगा। FOB फ्री ऑन बोर्ड कर देगा, लोड भी कर देगा। तो फ्रेंड्स जब ये लोड हो जाता है ना तो FOB बोलते हैं। ठीक है, CIF क्या होता है, कास्ट इंश्योरेंस फ्राइट, मतलब सामान लोड होगा प्लस इंश्योरेंस का चार्जेस प्लस मुख्य भाड़ा भी पे करेंगे, जो यहाँ से इस देश से उस देश में समुद्री यात्रा होगी उसका भी। ठीक है ना, तो वही बोल रहा है कि FOB का मतलब सामान लोड करना हो गया, फ्राइट का मतलब जो है भाड़ा हो गया यहाँ से वहाँ तक का, इंश्योरेंस का मतलब इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, तो CIF की अगर हम बात करें, कास्ट इंश्योरेंस फ्राइट की बात करें, तो फ्री ऑन बोर्ड प्लस फ्राइट प्लस इंश्योरेंस प्रीमियम तीनों को मिला करके CIF होता है। डेट ऑफ इंश्योरेंस मस्ट बी ऑन आर बिफोर द डेट ऑफ शिपमेंट। ठीक है, तो इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस की जो डेट होनी चाहिए वो शिपमेंट से पहले या शिपमेंट के डेट की होनी चाहिए, उसके बाद की नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपने 11 जनवरी को कोई सामान भेजा है 2023 में, तो इंश्योरेंस 11 जनवरी से पहले का या 11 जनवरी की डेट का होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 12 जनवरी का इंश्योरेंस एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्लियर हो गई मेरी बात। ठीक है, तो इंश्योरेंस के केस में हमने क्या बताया आपको फ्रेंड, यूसीपीडीसी 600 कहता है कि जितनी भी गुड्स की CIF वैल्यू हो, अगर CIF वैल्यू जितनी भी है उसका 110% आपको 110% जो है आपको इंश्योरेंस करवाने की ज़रूरत होती है। ओके, तो ध्यान रखेंगे CIF वैल्यू का 110%, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना होगा। इंश्योरेंस पॉलिसी की जो करेंसी हो वही करेंसी LC, मतलब LC की जो करेंसी हो उसी करेंसी में इंश्योरेंस भी होना चाहिए। अगर इंश्योरेंस LC डॉलर में है तो इंश्योरेंस भी डॉलर में ही होना चाहिए। उसके बाद में CIF वैल्यू कैसे निकलती है, फ्री ऑन बोर्ड, यानी फ्री ऑन बोर्ड की वैल्यू प्लस उसमें भाड़ा
मतलब जो समुद्री यात्रा का भाड़ा जोड़िए और जो सामान है उसका इंश्योरेंस जोड़िए। ये तीनों चीज़ें जब आप जोड़ते हैं तो वही आपका CIF होता है। CIF में कास्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट होता है। तो इंश्योरेंस ये आपका हो गया, फ्राइट ये आपका हो गया, और कास्ट जो है FOB फ्री ऑन बोर्ड हो गया। ठीक है, इंश्योरेंस की जो डेट है वो शिपमेंट से पहले या शिपमेंट की डेट की होनी चाहिए। ठीक है, जिस डेट को आपने सामान भेजा है। आपसे हायर रैंक में क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए बनाया जा सकता है कि इंश्योरेंस डेट ऑफ गुड्स मस्ट बी ऑन आर बिफोर द डेट ऑफ शिपमेंट, ऑन आर बिफोर द डेट ऑफ LC, ऑन आर आफ्टर द डेट ऑफ बिल ऑफ शिपमेंट, है ना, डेट ऑफ शिपमेंट ऐसे करके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। ओके, उसके बाद बात करेंगे बिल ऑफ लेडिंग की, थोड़ा सा समझेंगे बिल ऑफ लेडिंग के बारे में। बिल ऑफ लेडिंग इज अ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम पोर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस टू पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, तो बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? सरलतम भाषा में ये समझ लीजिए, एक ऐसा कागजात जो कि ये बताता है, प्रूव करता है कि सामान एक पोर्ट से लादा गया है और दूसरे पोर्ट पर पहुंच गया है, इस बात का सबूत होता है। ओके, बिल ऑफ लेडिंग इज ए ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, ये एक ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इस बात का सबूत होता है कि गुड्स का मूवमेंट एक्सेप्टेंस पोर्ट, यानी जिस पोर्ट से सामान को एक्सेप्ट किया गया है, टू पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पर मूव कर चुका है, मूवमेंट हो चुकी है, इस बात का सबूत होता है। बिल ऑफ लेडिंग इज अ रिसिट इशूड बाई शिपिंग कंपनी आर शिपिंग ओनर। बिल ऑफ लेडिंग एक रसीद होती है जिसको शिपिंग कंपनी या शिप का ओनर इशू करता है। उसमें वो स्टेट करता है कि गुड्स क्या क्या हैं, उसमें क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कैसी है, उसका डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ों के साथ में वो बताता है। आर शिप्ड ऑन स्पेसिफाइड डेट थ्रू स्पेसिफाइड व्हीकल, उसमें ये बताया जाएगा कि इस डेट को ये सामान लाद करके भेजा जा चुका है और इस गाड़ी में जो भी गाड़ी का नाम होगा स्पेसिफाइड व्हीकल, वो भी डिटेल वो बिल ऑफ लेडिंग में देगा। बिल ऑफ लेडिंग में LC का नंबर होना चाहिए इशूइंग बैंक के नाम के साथ, यानी कि गाइडलाइन ये कहती है कि इशूइंग बैंक का नाम और लेटर ऑफ क्रेडिट का नंबर किस में होना चाहिए? बिल ऑफ लेडिंग में होना चाहिए। LC शुड कॉल फॉर शिप्ड ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग, यानी कि बैंक कहता है कि जो है शिप्ड ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग अच्छा होता है, प्रेफरेबल होता है। शिप्ड ऑन बोर्ड का मतलब होता है ऑन बोर्ड, शिप्ड ऑन बोर्ड में ऑन बोर्ड का मतलब होता है गुड्स हैव बीन लोडेड ऑन शिप, जो सामान है उसको शिप में लोड कर दिया गया है, उसका मतलब होता है। ठीक है, तो बैंक चाहता है कि LC ऐसी हो जिसमें जो है शिप्ड ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग प्रेजेंट किया जाए। ऑन बोर्ड बिल ऑफ शिप्ड ऑन बोर्ड का मतलब कि जहाज को सामान को जहाज पर लाद दिया गया है। डेट ऑफ शिपमेंट शुड बी विद इन डेट स्टिपुलेटेड LC में जो भी डेट दी जाती है, जितना डेट रेंज जाता है कि अगले 21 दिन में या अगले 20 दिन में हम सामान को शिफ्ट कर देंगे, तो डेट ऑफ शिपमेंट जो है वो विद इन उसके डेट रेंज में होनी चाहिए। बिल ऑफ लेडिंग शुड बी प्रेजेंटेड टू नेगोशिएटिंग बैंक विद इन 21 डेज ऑफ शिपमेंट, अदरवाइज इट विल बिकम स्टेल बिल ऑफ लेडिंग एंड बैंक विल नॉट एक्सेप्ट इट। ठीक है, बिल ऑफ लेडिंग क्या है? एक सबूत है एक्सपोर्ट का, और एक्सपोर्टेड डॉक्यूमेंट को 21 दिन के अंदर में नेगोशिएटिंग बैंक के पास, कन्फर्मिंग बैंक के पास पहुंचा देना चाहिए, जिस भी बैंक के पास में पेमेंट लेना है 21 दिन के अंदर, क्योंकि इसके बाद ये स्टेल हो जाता है, बासी हो जाता है बिल ऑफ लेडिंग, और इसे बैंक एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो बिल ऑफ लेडिंग को 21 दिन के अंदर में प्रेजेंट किया जाना चाहिए। पार्शियल शिपमेंट या ट्रांसशिपमेंट अगर LC में परमिट किया गया है तो क्लियरली जो है बिल ऑफ लेडिंग में ये बात होनी चाहिए। इफ परमिटेड इन LC शुड बी क्लियरली इंडिकेटेड इन बिल ऑफ लेडिंग। अगर पार्शियल शिपमेंट या ट्रांसशिपमेंट को अलाउ किया गया है LC में तो उसे बिल ऑफ लेडिंग में लिखा जाना चाहिए। पार्शियल शिपमेंट मैंने आपको बताया, इफ़ गुड्स आर लोडेड ऑन डिफरेंट डेट्स फ्रॉम डिफरेंट पोर्ट बट ऑन द सेम शिप, यानी कि जहाज़ में मुंबई में लादा गया, फिर दुबई में लादा गया, फिर सिंगापुर में लादा गया, लेकिन सारा कुछ एक ही जहाज़ पे लाते चले गए, तो इसे पार्शियल शिपमेंट नहीं माना जाता है। ठीक है, डिफरेंट अलग अलग तारीख पर अलग अलग पोर्ट, अलग अलग बंदरगाह से आप सामान को लोड करते हैं, एक ही शिप में अगर करते हैं तो उसे पार्शियल शिपमेंट नहीं माना जाता है। ट्रांसशिपमेंट क्या होता है ये भी देख लीजिए। ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है अनलोडिंग फ्रॉम वन मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रीलोडिंग ऑन अनदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब कहने का हवाई जहाज़ से सामान लेकर जाना था, उससे अनलोड किया हवाई जहाज़ से और फिर पानी के जहाज़ पे लोड किया, यानी ट्रांसपोर्ट के एक तरीके से अनलोड किया और दूसरे तरीके पर लोड किया, यानी कि एक हवाई जहाज़ से उतारा और दूसरे हवाई जहाज़ पर नहीं लादा, बल्कि एक हवाई जहाज़ से जैसे मुंबई से सिंगापुर ले गए और सिंगापुर में हवाई जहाज़ से उतार करके एयर मतलब जो है एयरलाइंस से उतारा हमने
एरोप्लेन से उतारा और इसको लाद दिया जो है किसी शिप में, है ना, यानी कि एक जगह हवाई जहाज़ से यात्रा हुई और एक जगह पानी जहाज़ से यात्रा हुई। तो ट्रांसपोर्ट का अगर मीन बदल जाए सेम सामान को ले जाने के दौरान तो उसे हम ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। पार्सल शिपमेंट आपको समझ में आ ही गया था पहले ही। ट्रांसशिपमेंट का मतलब हुआ कि मतलब जैसे सामान एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लेकिन यहाँ से सामान उठा इंडिया में, मान लीजिए शिप पर लादा गया, हवा पानी के जहाज़ पर लादा और ये सिंगापुर पहुँचा। सिंगापुर में आपने सामान को उतारा और यहाँ से हवाई जहाज़ पर लाद करके उड़ा करके जो है यूएस में पहुँचा दिया। तो इसमें क्या हुआ कि आपने एक ही यात्रा को कंप्लीट करने में दो जो है ट्रांसपोर्ट के तरीके यूज कर लिए। तो ऐसे शिपमेंट को ट्रांसशिपमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो पार्सल शिपमेंट ट्रांसशिपमेंट अगर अलाउ है तो उसे क्लियरली बिल ऑफ लेडिंग में लिखा होना चाहिए। बिल ऑफ लेडिंग शुड नॉट बी क्लॉज्ड बिल ऑफ लेडिंग, यानी कि जो बिल ऑफ लेडिंग होना चाहिए वो क्लॉज्ड नहीं होना चाहिए, उसमें कोई क्लॉज नहीं लगाना चाहिए, बल्कि क्लीन बिल ऑफ लेडिंग होना चाहिए। तो बिल ऑफ लेडिंग कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए, ना कि क्लॉज्ड बिल ऑफ लेडिंग होना चाहिए। अब क्लॉज्ड बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, क्लीन बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, ये भी समझ लेते हैं। क्लॉज्ड बिल ऑफ लेडिंग फ्रेंड्स होता है अ बिल ऑफ लेडिंग व्हिच कंटेन्स अ क्लॉज इंडिकेटिंग डिफेक्टिव कंडीशन ऑफ गुड्स आर पैकिंग इज कॉल्ड क्लॉज बिल ऑफ लेडिंग। एक बिल ऑफ लेडिंग जिसमें क्लॉज है, क्लॉज जोड़ा गया है, जिसमें डिफेक्टिव कंडीशन के बारे में बताया गया कि जो सामान है वो ख़राब हो गया है, सड़ गया है, भीग गया है। ठीक है, पैकिंग के बारे में, सामान के बारे में अगर कोई क्लॉज जोड़ दिया जाए तो उसे क्लॉज्ड बिल ऑफ लेडिंग कहेंगे। और ऐसे बिल ऑफ लेडिंग को बैंक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक जो है, मैंने आपको बताया ना, गुड्स में नहीं डील करते, बैंक जो है डॉक्यूमेंट्स में डील करते हैं। ओके, और अगर डॉक्यूमेंट में लिख दिया गया है कि गुड्स डिफेक्टेड है तो प्रॉब्लम है। अगर जो है डॉक्यूमेंट में ना लिखा हो और गुड्स सड़ा हुआ हो पूरा पूरा, उससे बैंक को कोई लेना देना नहीं होता है। ओके, तो क्लॉज्ड बिल ऑफ लेडिंग बैंक एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसमें एक ऐसी क्लॉज लिखी होती है जिसमें बताया जाता है कि जो गुड्स है उसकी पैकिंग खराब है या गुड्स ही सामान ही खराब है। ओके, क्लीन बिल ऑफ लेडिंग बैंक एक्सेप्ट करते हैं। अ बिल ऑफ लेडिंग इन विच देयर इज नो एडवर्स रिमार्क ऑन बिल ऑफ लेडिंग अबाउट कंडीशन ऑफ गुड्स आर पैकिंग, है ना, एक ऐसा बिल ऑफ लेडिंग जिसमें कोई निगेटिव कमेंट ना हो, मतलब जो है सामान के बारे में, उसकी पैकिंग के बारे में, उसकी कंडीशन के बारे में, तो उसे क्लीन बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं। A clean bill of lading is issued by shipping company or its agent without any declaration of defective condition of goods package taken on board stuffed in container। ठीक है, तो वही क्लीन बिल ऑफ लेडिंग वो जो है इशू किया जाता है शिपिंग कंपनी या उसके एजेंट के द्वारा, जिसमें यह डिक्लेरेशन होता है कि कोई भी जो गुड्स है उसमें कोई डिफेक्टिव कंडीशन नहीं है, जो पैकेज है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, तो उसे क्लीन बिल ऑफ लेडिंग कहते है। ठीक है, उसके बाद में बैंक बिल एक्सेप्ट क्लीन बिल ऑफ लेडिंग एंड डू नॉट एक्सेप्ट क्लॉज बिल ऑफ लेडिंग, है ना। बैंक जो है क्लीन बिल ऑफ लेडिंग पसंद करेगा, क्लॉज वाला नहीं लेगा, क्योंकि अगर गुड्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, सामान डिफेक्टिव है, तो उसमें पेमेंट मिलने मुश्किल हो जाएगी, इसलिए बैंक ऐसे बिल ऑफ लेडिंग को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लेडिंग नॉट एक्सेप्टेबल, इसके अलावा रिसीव्ड फॉर शिपमेंट जो है बिल ऑफ लेडिंग भी एक्सेप्ट नहीं करता है बैंक। रिसीव्ड बिल ऑफ A received bill of lading is a document issued by carrier as evidence of receipt of goods for shipment. It is given before the vessel loading and is not an on-board bill of lading। ठीक है, तो received bill of lading एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि कैरियर के द्वारा इशू किया जाता है, कि जो है एक सबूत होता है कि गुड्स को जो है शिपमेंट के लिए रिसीव कर लिया गया है, यानी सामान को अभी वेसल में लोड नहीं किया गया है। ठीक है, सामान को अभी लोड नहीं किया गया है, लेकिन जो है शिपमेंट के लिए हमें रिसीव हो गया है, उसे रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं। तो बैंक जो है ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग एक्सेप्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर शुरू में याद हो, ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग बैंक प्रेफर करते हैं, ये बात कही गई थी, यानी कि सामान बोर्ड मतलब जहाज़ पर लद जाए ऐसा ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका मतलब अगर रिसीव्ड फॉर शिपमेंट है, ऑन बोर्ड नहीं है, तो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, चार्टर पार्टी बिल ऑफ लेडिंग इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल, चार्टर पार्टी बिल ऑफ लेडिंग भी बैंक एक्सेप्ट नहीं करते हैं। चार्टर पार्टी बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? अ चार्टर पार्टी बिल ऑफ लेडिंग इज एन एग्रीमेंट बिटवीन चार्टरर पर्सन हु हायर द शिप एंड वेसल ओनर। ठीक है, तो चार्टर पार्टी वो जो बिल ऑफ लेडिंग होता है वो एक एग्रीमेंट होता है किसके बीच में? चार्टरर, यानी जिस व्यक्ति ने इस जहाज़ को हायर किया है और जिसकी जहाज़ है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। वेसल्स चार्टरर इशूज the document to shipper, a person or company that transports or receive goods by sea, land or air for the goods shipped on board of vessel। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिए, इतना ज़्यादा कहानी की जरूरत नहीं है। चार्टर बिल ऑफ लेडिंग को बैंक जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो बिल ऑफ लेडिंग में बहुत सारी बातें हमने समझी।
कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है फ्रेंड्स। बिल ऑफ लेडिंग एक ऐसा सबूत होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि बताता है कि हाँ जो है गुड्स को एक पोर्ट पे एक्सेप्ट किया गया है और उसको जो है जहाज़ पर लाद करके दूसरे पोर्ट पर भेज दिया गया है, ठीक है। बिल ऑफ लेडिंग कौन इशू करता है? शिपिंग कंपनी करती है या शिप का ओनर करता है, जिसमें वो गुड्स के बारे में पूरा डिटेल बताता है, क्वांटिटी, क्वालिटी, डिस्क्रिप्शन बताएगा ना, इसीलिए क्लॉज्ड बिल ऑफ लेडिंग वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। इसमें बताया जाता है कि इसको शिफ्ट इस डेट पर किया गया, इस गाड़ी इस वेसल के द्वारा किया गया है, कौन से हवाई जहाज़ से, कौन से जो है पानी के जहाज़ से भेजा गया वो भी बताता है। बिल ऑफ लेडिंग में एलसी का नंबर और इशूइंग बैंक का नाम होना चाहिए। बैंक जो है प्रेफर करते हैं शिप्ड ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग, शिप्ड ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग को प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें सामान जो है जहाज़ पर लद चुका होता है। ऑन बोर्ड का मतलब जो यहाँ ऑन बोर्ड है उसका मतलब होता है गुड्स को शिप में लोड कर दिया गया है। डेट ऑफ शिपमेंट जो है, जो एलसी में डेट स्टिपुलेट की गई है उसी के विद इन रेंज में होनी चाहिए, उसके बाद नहीं होनी चाहिए। बिल ऑफ लेडिंग जो डॉक्यूमेंट है इसको निगोशिएटिंग बैंक को 21 दिन के अंदर में शिपमेंट के प्रेजेंट कर दिया जाना चाहिए, अदरवाइज इसे स्टेल बिल ऑफ लेडिंग कह देंगे, बासी बिल ऑफ लेडिंग कहेंगे और उसे बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। पार्सल शिपमेंट और ट्रांसशिपमेंट अगर बैंक ने अलाउ किया है एलसी में तो उसे बिल ऑफ लेडिंग में लिखा जाना चाहिए। पार्सल शिपमेंट तब नहीं मानेंगे जब एक ही जहाज़ पर सामान को डिफरेंट डेट पर डिफरेंट पोर्ट से लोड किया जाए, तो उसे पार्सल शिपमेंट नहीं मानते हैं। ट्रांसशिपमेंट क्या कहते हैं? एक मतलब ट्रांसपोर्ट के एक तरीके से सामान को उतारा गया और फिर दूसरे मेथड से लाद करके पहुंचाया गया डेस्टिनेशन पर, तो उसे ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। यानी कि पहले एरोप्लेन से सामान को भेजा गया, फिर जो है शिप से सामान को भेजा गया, तो इसे एक ट्रांसपोर्ट मेथड से उतार करके दूसरे ट्रांसपोर्ट मेथड पर लाद करके सामान को पहुंचाना ट्रांसशिपमेंट कहलाता है। बैंक जो है क्लॉज्ड बिल ऑफ लेडिंग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। काफ़ी सारे हैं, देखिए क्लीन बिल ऑफ लेडिंग को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, ना तो क्लॉज्ड करते हैं ना चार्टर पार्टी करते हैं, ठीक है। तो बिल ऑफ लेडिंग शुड नॉट बी क्लॉज्ड बिल ऑफ लेडिंग। अब क्लॉज्ड बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? क्लॉज्ड बिल ऑफ लेडिंग वो होता है जिसमें गुड्स डिफेक्टिव है, उसकी कंडीशन के बारे में डिटेल दी हुई होती है कि गुड्स यानी कि जो सामान है वो सड़ा गला हुआ है, उसकी पैकिंग ख़राब है, तो उसे क्लॉज्ड बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं। अगर बिल ऑफ लेडिंग में ऐसा लिख दिया जाए तो उसे क्लॉज्ड बिल ऑफ लेडिंग कहेंगे। क्लीन बिल ऑफ लेडिंग उसे कहेंगे जिसमें जो है कोई एडवर्स रिमार्क ना हो, गुड्स की कंडीशन यानी कि जो है सामान सही है, पैकिंग सही है, ऐसा लिख दिया जाए या कुछ लिखा ही ना जाए तो उसे क्लीन बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं। बैंक जो है क्लीन बिल ऑफ लेडिंग को एक्सेप्ट करते हैं और क्लॉज्ड बिल ऑफ लेडिंग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लेडिंग एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। रिसीव्ड फॉर शिपमेंट मतलब सामान को रिसीव कर लिया गया है शिपमेंट के लिए, लेकिन अभी ऑन बोर्ड नहीं किया गया है, जहाज़ पर लादा नहीं गया, तो ऐसे बिल ऑफ लेडिंग को एक्सेप्ट नहीं करता है। चार्टर पार्टी बिल ऑफ लेडिंग को भी बैंक एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ना तो क्लॉज्ड बिल ऑफ लेडिंग एक्सेप्ट करेंगे हम, ना रिसीव्ड फॉर शिपमेंट एक्सेप्ट करेंगे, ना चार्टर पार्टी बिल ऑफ लेडिंग एक्सेप्ट करते हैं। इनवाइस के मतलब ये सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा सा उसी को एक तरीके से रिवाइज कर रहे हैं। इनवाइस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। एन इनवाइस इज ए कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट एंड इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंट, है ना। तो एक कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट होता है इनवाइस, और ये बेसिक आवश्यकता होती है ट्रेड डॉक्यूमेंट के तौर पर, ठीक है। ट्रेड करना है तो इनवाइस, देखिए कोई भी सामान आप परचेज करने जाते हैं दुकान पर तो आपको इनवाइस दी जाती है। बड़ा सामान कह रहा हूँ, परचून की दुकान से टूथपेस्ट खरीदने के दौरान इनवाइस नहीं मिलती है। बड़े सामान आपने फ्रिज खरीदी, वॉशिंग मशीन खरीदी, कुछ ऐसा सामान आप परचेज करेंगे, इवन वहाँ भी मिलेगी, टूथपेस्ट वाली दुकान पे भी मिलेगा, बट जब आप कहते हैं तब वो देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं, ओके। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई बेनिफिशियरी गिविंग डिटेल्स ऑफ गुड्स लाइक क्वांटिटी, नंबर ऑफ यूनिट, वेट एंड टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स, ठीक है। तो इसे बेनिफिशियरी द्वारा तैयार किया जाता है, यानी सेलर द्वारा तैयार किया जाता है। उसमें गुड्स यानी कितना क्वांटिटी कितनी है, कितनी नंबर ऑफ यूनिट है, कितना वजन है, टोटल कितने रुपए का सामान है, कितने डॉलर का सामान, ये बात लिखी हुई होती है। एलसी में अगर जो है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर इनवाइस में ऑन, अबाउट या अप्रॉक्सीमेट शब्द जोड़ दिया जाए तो +-10% का जो है हम डिफरेंस अलाउ करते हैं। अगर क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है एलसी में लिखी ही नहीं है बल्कि कहीं और लिखी हुई है तो +-5% का वेरिएशन हम क्वांटिटी में अलाउ करते हैं। ये दोनों बातें मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो ये हमने एक तरीके से रिवीजन किया हुआ है। जो भी बातें मैंने अभी तक बताई थी ना, थोड़ा सा समरी करते हैं। अमाउंट में अगर अबाउट या अप्रॉक्सीमेट लिखा है तो +-10% का अलाउ करेंगे। क्वांटिटी अगर एलसी में लिखी ही नहीं बल्कि इनवाइस में बिल ऑफ लेडिंग वगैरह में लिखी है तो +-5% का अलाउ करेंगे। डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने के लिए कन्फर्मिंग बैंक, इशूइंग बैंक और निगोशिएटिंग बैंक को 5 बैंकिंग डेज दिए जाते हैं। एक्सपायरी डेट अगर हॉलीडे पर है तो नेक्स्ट बैंकिंग डे पर जो है एलसी को निगोशिएट किया जाता है। इंश्योरेंस जो है CIF कास्ट इंश्योरेंस और फ्राइट का 110% होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए डेट ऑफ सबमिट से 21 दिन के अंदर अंदर इसे सबमिट किया जाना
चाहिए। एक लास्ट बात करेंगे और इसके बाद में हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होगा। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, इसमें मतलब एलसी जो है आप ये समझ लीजिए कि आई होप कि अगर आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देख करके जाते हैं और कंफ्यूज नहीं होते हैं तो आपके हाथ से जाएगा नहीं। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, किस कंट्री से गुड्स को ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिनेशन हुआ है, उसी को बताने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन डिटरमाइंस द ओरिजिन ऑफ गुड्स, किस कंट्री से गुड्स को लादा गया है, बनाया गया है, उसी को पता करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू किया जाता है। इट मस्ट बी इशूड बाय इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन्फॉर्मिंग अबाउट ओरिजिन ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स, इनवॉइस नंबर, बिल ऑफ लेडिंग नंबर, ये सारी डिटेल के साथ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको क्या बताता है, अगर आपसे पूछा जाए किस कंट्री से, ईरान से सामान आ रहा है, इराक से सामान आपका आ रहा है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है गुड्स, उसके बारे में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन से पता चलता है। कई देश ऐसे होते हैं फ्रेंड जिनमें टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो वैसे देशों के जो है सामान को इंपोर्ट करने पर रोक लगी होती है, ठीक है, तो उस केस में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है ना, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है अगर देख लिया जाता है कि हाँ पता चला कि इस कंट्री से आ रहा है जहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही है और ये बैन है, तो उस सामान को अलाउ नहीं किया जाता है अपने देश में इंपोर्ट करने के लिए। इसी काम में आता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो पता चलता है किस कंट्री से सामान ओरिजिनेट हुआ है, उसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं हम सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में, ठीक है फ्रेंड। तो लगभग लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड जितनी भी बातें थी, इंपॉर्टेंट बातें थी, सारी की सारी पूरे लेक्चर में हमने कवर की हुई हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। लाइक वगैरह अगर कर सकते हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।